अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिश वाली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 दिसंबर 2022 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिसंबर 2022 के पेपर के बारे में अगर मैं बात करूँ, दिसंबर 2022 के पेपर में सिर्फ 24% बच्चा पास हुआ, क्योंकि बहुत अरसे बाद जो है ना इतना कम पासिंग परसेंटेज देखने को मिला है। नॉर्मली पासिंग परसेंटेज जो है वो 29% के आसपास, 30% के आसपास होता है। 49% तक भी गया है दिसंबर 2020 में, कुछ सालों पहले, मगर एवरेज देखा जाए तो 29-30 के करीब करीब होता था। 24% स्टूल हो, और उसमें भी सबसे पहला जो सवाल था उसमें सिर्फ 9% बच्चा पास हुआ। तो पहले सवाल में ऐसा क्या था, क्या प्रॉब्लम आई? ठीक है, तो इसको मेरे ख्याल से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन वन को परेशान नहीं होइएगा, ये सोच के नहीं करिएगा कि ये मुश्किल सवाल है, क्योंकि जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो शायद आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो जाएगा इस सवाल के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं जी। कितने मार्क्स का सवाल है भाई? ये 25 मार्क्स का सवाल है जी। 14 मार्क्स का एक पार्ट है, फिर उसके बाद 5 मार्क का एक थ्योरी है, और फिर उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, एक और इसने जो है वो थ्योरी डिस्कस की है 6 मार्क्स। ठीक है, तो हम ये तकरीबन सवाल स्टार्ट करते हैं जी। सही है। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा देखिएगा प्लीज, मलिक कंसल्टेंसी कंपनी, सवाल आपके सामने आ रहा है। क्या कह रहे हैं ये? मलिक कंसल्टेंसी कंपनी, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं ना। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं ये? रिक्वायरमेंट कह रहे हैं रिकमेंड विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन इफ द बोर्ड शुड प्रोसीड विद द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन टर्की। टर्की में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें? ऐसे सवाल पढ़ के क्या लग रहा है आप, किस चीज़ का सवाल है? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टर्की में करें या ना करें, 14 मार्क का सवाल है। देख के क्या लग रहा है? सोचें सोचें सोचें। वैसे ये ऐसी वर्डिंग कहाँ मिलती है? किस टॉपिक में ऐसी वर्डिंग बहुत ज़्यादा मिलती है? हम्म, किस टॉपिक में इस तरह की वर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा मिलती है कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें? इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करना होता है। जी बिल्कुल सही है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एनपीवी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, सही कह रहे हैं। हमारा खान, अतिया, हमाद, तस्नीम असलम सही कह रहे हैं, जाहिबा रहमान सही कह रहे हैं, कंतेश सही कह रहे हैं, असद सही कह रहे हैं, दीपक सही कह रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल लग रहा है। और फिर इसके बाद ये वैक की बातें करें, डिस्कस वेदर इट इज एप्रोप्रिएट टू यूज एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू अप्रेज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। थोड़ी बहुत वैक की बातें करें कि क्या वही वैक यूज करा जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो और सी में मेरी ये कुछ बात करें एडिशनल रिस्क फैक्टर। ठीक है ना, तो इसको स्वैप वाप की बातें करें तो करेंसी स्वैप चीज होती है। ठीक है ना, तो इस पर थोड़ी सी बात है। सवाल पढ़ना शुरू करेंगे। क्या कह रहे हैं? मलिक कंसल्टेंसी कंपनी लिमिटेड, ठीक है ना, जिसको मलिक कहा जाता है, ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बिजनेस, रजिस्टर्ड एंड लिस्टेड इन पाकिस्तान। द बोर्ड इज कंसिडरिंग सेवरल एक्विजिशन फॉर द फॉलोइंग ईयर एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। बहुत सारी चीजें कोशिश की जाएगी कि आपके थ्रू कराई जाए। ठीक है ना, आपके थ्रू कराई जाए। अच्छा, वन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो द बिजनेस बाय एस्टैब्लिशिंग अ न्यू ऑफिस इन टर्की। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको दे देता हूँ 3 से 4 मिनट पहले आप खुद लगाए ना यार। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है, जो लाइव में उनसे भी गुजारिश है, जरा आप पहले खुद सवाल खुद तो पढ़े। 1.5 पेज की का डेटा है, वो टेंशन की बात नहीं है। आप पहले एक दफ़ा आप सवाल पढ़ लें, आप देखें आपका क्या माइंड बनता है, और फिर मैं गेम को आगे बढ़ाता हूँ। मैं सामने रख रहा हूँ स्क्रीन पे, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है। जिनके पास, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे हैं, वो आईकैप के वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हैं ये पेपर, या आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लें जिस दिन ये सवाल किया जा रहा है। ठीक है ना, उस दिन पीडीएफ शेयर हुआ है, और जो लोग लाइव में हैं उनको मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो आप एक दफ़ा ना जरा यार 5 मिनट लगाएं, 3-4 मिनट लगाएं इधर, एक दफ़ा इसको देखें खुद से, और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, 2-4 मिनट इस पर लगाएं, सुकून से रीडिंग करें, बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, सवाल पढ़ लेते हैं। मलिक कंसल्टेंसी ग्रुप, मलिक इज अ ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी रजिस्टर्ड एंड लिस्टेड इन पाकिस्तान। द बोर्ड इज कंसिडरिंग सेवरल एक्विजिशन, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग ईयर एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। वन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो द बिजनेस बाय एस्टैब्लिशिंग अ न्यू ऑफिस इन टर्की। डिटेल रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट आर शोन बिलो। डेटा आपके सामने आ रहा है। इनिशियल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट, मलिक has directly already carried out initial market research to assess the viability of the investment opportunity in Turkey. The currency in Turkey is Turkish lira. Thank you very much, ये इन्होंने हमें बता दिया टर्की की करेंसी क्या है। The cost of the initial market research was TYR 2 million, ठीक है, and the research indicated that there is an 80% probability of achieving cash revenue of TRY 20 million and a 20% probability of achieving 10 million in the first year of operation. अच्छा, ये कोई फर्स्ट टाइम हम नहीं कर रहे हैं। हमने एक सवाल किया था कूलर लिमिटेड, किसी को याद है? आई थिंक 2021 का सवाल था कूलर लिमिटेड। वहां पे इसी तरह की प्रोबेबिलिटीज थी नहीं थी? सही है ना। जब इस तरह का सिनेरियो आता है तो हम क्या करते हैं? हाँ, जब भी इस तरह का सिनेरियो आता है तो हम, याद है, एक्सपेक्टेड फिगर्स कैलकुलेट कर लिया करते हैं। है नहीं है ऐसा? याद करें तो निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड फिगर का। ठीक है, चार्ट बना लें, चार्ट बनाने के बगैर भी हो जाएगा वैसे ये तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना हो जाएगा जरा देखो, क्वेश्चन में 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये अभी है
बेस्ड ऑन टुडेज प्राइसेस विदाउट इन्फ्लेशन, ठीक है ना, बेस्ड ऑन टुडेज प्राइसेस विदाउट इन्फ्लेशन है, तो हम निकाल लेते हैं यार, क्योंकि देखें जो चीज़ें मिलती जा रही हैं करते जाएं पेपर में ना, एक ख्याल, मतलब ये नहीं है कि हम एहतमाम से पहले पूरा सवाल पढ़ें फिर शुरू करें। 80% प्रोबेबिलिटी इंटू 0.2, 20 इंटू 0.8 एंड 10 इंटू 0.2। हाँ बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी एडजस्ट करके निकाली, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सीनियर, अच्छा ये आपको पता है इररिलेवेंट है, रिसर्च कॉस्ट इररिलेवेंट है, लिखने की भी जरूरत नहीं, रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं, इररिलेवेंट है, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट टाइम स्पेंड ऑन द प्रोजेक्ट टू डेट इज 5 मिलियन, रेलेवेंट है, रेलेवेंट है, जल्दी बता दें यार, आसान सी बातें हैं, देखिए इजी इजी बातों पे जल्दी से हम टाइम जो है ना बस ज़्यादा नहीं लगाएंगे। हाँ अगेन ये भी क्या हो जाएगा, इररिलेवेंट है, सम कॉस्ट है, बिल्कुल ये तो लगेगा ही लगेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वुड कंप्राइज ऑफ TRY 200 मिलियन, ये काम का है। टर्किश लेरा 200 मिलियन TRY, ठीक है जी। फॉर बिल्डिंग एंड TRY 30 मिलियन फॉर कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड ऑफिस फर्नीचर। Malik policy is that buildings are not depreciated and equipment is depreciated over 5 years on a straight line basis with a zero scrap value, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं जी, स्क्रैप जीरो स्क्रैप वैल्यू पे जो है होगा, और डेप्रिशिएशन जो है डेप्रिशिएट नहीं होगी बिल्डिंग। 200 मिलियन की क्या थी, 200 मिलियन बिल्डिंग है और 1 मिनट सॉरी, और 30 मिलियन कंप्यूटर इक्विपमेंट। TRY, ARY होता है ना, ये TRY है, और फर्नीचर कंप्यूटर इक्विपमेंट सही है, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, ठीक है जी। अच्छा बिल्डिंग के बारे में डिप्रिशिएशन के बारे में मना कर दिया, और ये 5 ईयर्स पे डिप्रिशिएट होगा कौन, ठीक है, बिल्डिंग नो डेप्रिसिएशन, यही लिख लेते हैं, उसकी 5 ईयर्स लगे, ठीक है, तो कोशिश करेंगे शॉर्ट शॉर्ट करें ताकि टाइम कम लगे। The project are evaluated over a 5 year period and incorporate a final terminal value on a cash inflow in year 5। मर्जर रिक्विजिशन भी आपने पढ़ा है पास में, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि टर्मिनल वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, टर्मिनल वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट द मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस अ मल्टीपल ऑफ 8 टाइम्स एट इट्स प्री टैक्स एंड कैश फ्लोज जनरेटेड इन ईयर 5। क्या आपसे फरमाया जा रहा है, ये आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो टर्मिनल वैल्यू होगी वो दो चीज़ों में मुश्तमिल होगी, एक तो इसमें होगी मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड, मार्केट वैल्यू कितनी, कहाँ गया जी, मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड, ठीक है ना, ये लमसम फिगर जो नहीं होती। और दूसरा वो कह रहे हैं कि 8 टाइम्स एज अ प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, कैश फ्लोज, प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इसको हमें थोड़ा ख्याल से देखना है ना, इसको हमें ख्याल से देखना है, ठीक है। ठीक है जी आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं द बिल्डिंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ रीसेल वैल्यू ऑफ 272 मिलियन एट टुडेज प्राइसेस एट द एंड ऑफ 5th ईयर। बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कह रहे हैं 272 मिलियन एट टुडेज प्राइसेस, मगर इस पर इन्फ्लेशन लगेगा, ठीक है। तो इतना मुश्किल सवाल, बड़ा सवाल नहीं है यार, ये मुश्किल भी नहीं है। The company's current weighted average cost of capital 18.5%. The board has suggested using this rate for simplicity to assess the viability for this investment opportunity in Turkey. तो वैक है वो हमारा 18.5, ये पिटफॉल था, पिटफॉल समझते हैं जो एग्जामिनर ने घड़े रखे होते हैं ना बंदे के, ये थोड़ा सा एक, इस पर मैं बात करूंगा बाद में,
तो वैक वो कह रहे हैं 18.5% है, वो कह रहे हैं इसी को आप यूज कर लो, बोर्ड कह रहे हैं इसको यूज कर लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मलिक एंटिसिपेटेड, अच्छा यहाँ तक बात समझ आ रही है? अभी तक जितनी बातें हुई मैंने लिख दी, ज्यादा बातें आई नहीं अभी तक। रेवेन्यू की बात आई लिख दी, बिल्डिंग की बात आई लिख दी, डेप्रिसिएशन नहीं होगा लिख दिया, इक्विपमेंट की बात आई, लाइफ आई लिख दी, मार्केट वैल्यू बताई रेवेन्यू वैल्यू के लिए वो लिख दी, 8 टाइम प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होंगे वो लिख दिया, और वैक जो बताया मैंने वो लिख दिया। बस जो बातें अभी पता चली हैं लिख दी, ज्यादा बातें पता नहीं चली हमें। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं भाई द कंपनी, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट रिजल्ट भी रिवाइज हो जाएगा इसी बात, और इसमें फॉरेक्स का भी काम है, फॉरेक्स का भी काम है, कैसे देखते हैं? अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मलिक एंटिसिपेटेड रिगार्डलेस ऑफ द ईयर वन रेवेन्यू, द रेवेन्यू ग्रोथ विल बी 10% per annum in year 2 and 3 before reducing to a more moderate 4% per year in year 4 and 5। सेल्स वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है, जो रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है, तो पहले 10% है और बाद में 4% हो जाएगी, ठीक है ना? पहले जो है वो है 10%। ठीक है जी, ईयर वन में नील है बिल्कुल। देखिए ईयर वन में तो फिगर ऑलरेडी दे दी ना हमारा खान, तो ईयर वन की फिगर जब ऑलरेडी मिल गई तो ईयर वन में तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या ख्याल है? ग्रोथ का तो मतलब होता है ना कि कितने से ग्रो करेगा। तो हाँ अगर वो आज की फिगर बताता, ईयर जीरो की फिगर बताता, चूंकि बिजनेस अभी शुरू हो चुका है ईयर वन में, तो ईयर वन में तो ऑलरेडी सब चीजें ईयर वन के लेवल पे है। हाँ अगर आपको कहता पुराना बिजनेस है और वो उसकी पुरानी सेल बताता तो उस पर फिर हम ग्रोथ लगा के ईयर वन पे जाते ना। अभी ये तो है ही बिजनेस नया, नई अपॉर्चुनिटी है तरक्की में। अच्छा आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन हैज बीन यूजुअली अनयूजुअली हाई एंड सो द एक्सपेक्टेशन इज टू इंक्रीज रेवेन्यू प्राइसेस बाय 15% per annum in the first 3 years, thereafter prices would rise by 4% per annum for the duration of the investment project। तो इन्फ्लेशन जो लगेगा, सेल इन्फ्लेशन जो लगेगा, वो पहले लगेगा 15% और बाद में ये इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, 4% पे आ जाएगा। ठीक है जी, ईयर 4 एंड 5 मेरी बात समझ आ रही है? देखें थोड़ा सा ख्याल करना होगा, हमें डेटा बना लें, जितना अच्छा डेटा बनाएंगे उतना काम करना आसान होगा, टेंशन ना लें, जितना अच्छा डेटा बनाएंगे उतना काम करना आसान होगा। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं कि द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन हैज बीन अनयूजुअली हाई, ठीक है। अच्छा लोकल ऑपरेटिंग कॉस्ट इन टर्की आर एक्सपेक्टेड टू कंप्राइज वेरिएबल कॉस्ट एट 40% ऑफ द रेवेन्यू वैल्यू इन दैट ईयर बिफोर द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है जी? लोकल ऑपरेटिंग कॉस्ट में कह रहे हैं जी वेरिएबल कॉस्ट है 40% ऑफ द रेवेन्यू। डेटा अगेन बहुत यूजफुल है, विदाउट इन्फ्लेशन, ठीक है ना, विदाउट इन्फ्लेशन। इसका इन्फ्लेशन अलग से लगेगा, ठीक है। और इसका इन्फ्लेशन कितना लिखा हुआ है? फिक्स कॉस्ट 5 मिलियन है और नीचे इन्फ्लेशन 8% आ रहा है। फिक्स कॉस्ट 5 मिलियन है, रिपीट होगी, विल रिपीट एनुअली। डेटा तो नॉर्मल चल रहा है, TRY ARY नहीं TRY, और कॉस्ट इन्फ्लेशन जो सब पे लगेगा वो 8, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट 8% के हिसाब से इन्फ्लेट करेगी। ऑल आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज फ्रॉम द जॉइंट वेंचर विल बी रेमिटेड बैक टू मलिक, मलिक यानी कि पाकिस्तान आ जाएंगे। ठीक है, अगले पेज पे क्या कह रहे हैं? टर्की द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ पाकिस्तान विद द एक्सेप्शन ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन। इन टर्की द कंपनीज ओन डेप्रिसिएशन इज पॉलिसी इज यूज्ड फॉर टैक्स डेप्रिसिएशन, यानी कि हमारी अपनी जो डेप्रिसिएशन पॉलिसी थी यानी कि 5 साल वो यूज हो जाएगा। क्या मैं कहता हूँ इस लाइन का मतलब है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टैक्स डेप्रिसिएशन। क्या मैं कहता हूँ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो कि 5 साल लाइफ थी वही टैक्स डेप्रिसिएशन हो जाएगी यहाँ पे। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? हाँ जी, बात समझ आ रही है? आसान कर रहा है आपके लिए। देयर इज नो टैक्स ट्रीटी बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान, कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है। हाउएवर डबल टैक्स रिलीफ इज अवेलेबल इन द रिलेशन टू प्रॉफिट रिमिटेड टू पाकिस्तान, सच दैट एडिशनल 6% टैक्स विल बी ड्यू ऑन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा आसान सी लाइन है, इतनी टेंशन की बात नहीं है। एक डबल टैक्स ट्रीटी नाम की चीज होती है, बट वो कह रहा है कि डबल टैक्स रिलीफ अवेलेबल है, ट्रीटी नहीं, रिलीफ अवेलेबल है। रिलीफ का मतलब ये है कि आपको सिर्फ 6% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अच्छा ये 6% कैसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? नीचे आ भी रहा है, ये 6% एक्स्ट्रा निकला कैसे है? ये 6% एक्स्ट्रा हम भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से।
ठीक है, नीचे आएंगे ना मैं बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आके मैं बात करूंगी, येलो से हाईलाइट करके इसलिए रख दिया ताकि याद रहे, ठीक है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, tax in both countries is paid in the year in the liability arises. For simplicity, ignore the impact of tax depreciation while calculating additional Pakistani tax. Depreciation को इग्नोर कर दीजिएगा जब पाकिस्तान में टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अच्छा मैं अजान की बात करता हूँ, एक अजान हो रही है, मैं अजान की बात करता हूँ, इसको नोट कर लें आप इतने में, मैं अजान की बात करता हूँ आपसे, इसको नोट कर लें काइंडली। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सही है जी, ये बातें इन्होंने हमसे कर ली हैं, टैक्स की बात मैं नीचे आके भी कर दूंगा। फाइनेंस हिस्टोरिकली Malik has used existing finance to fund the project. However, for this project, the board has decided to use some new debt finance and have negotiated a 5-year bank loan of 2875 million. The interest rate for this new debt is 9% and the tax deductible issue cost of 2% will be incurred when the loan is advanced. Issue cost will be financed from existing funds. अच्छा कुछ याद करें, इशू कॉस्ट कहाँ अच्छे से कटेड होती है। अब ये लाइन जो था ना, ये पैराग्राफ थोड़ा मेक और ब्रेक था। इस पैराग्राफ ने काफी चेंजेस की सवाल में, मगर अनफॉर्चुनेटली हर बंदा इसको पिक नहीं कर सका। इशू कॉस्ट हमने बहुत पढ़ा है यार, मतलब को पढ़ के ना कुछ मेरे जहन में घंटी बज रही है, एक टॉपिक का नाम आ रहा है, सवाल में नहीं लिखा हुआ टॉपिक का नाम, ये अलमिया है। एग्जामिनर चाह रहे हैं हम मिच्योर हो जाए, बड़े हो जाए, थोड़ा मुश्किल है मगर पकड़ लो ना यार। ठीक है, हमारा खान सही है, तस्नीम असलम सही कह रहे हैं, दीपक और कोई बाकी लोग ट्राई करें ना। इशू कॉस्ट बहुत अच्छे से कैटर कहाँ होती है, ये लिमिटेशन है, नेट प्रेजेंट वैल्यू में इशू कॉस्ट कैटर नहीं होती है। इशू कॉस्ट कहाँ अच्छे से कैटर होती है, सही कह रहे हैं जुबैर खान। वो कदी शबीर टॉपिक का नाम पूछ रहा हूँ मैं चंदा। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ना ये टॉपिक पेपर में कम आता है, मगर ये कि हाँ, ए पी वी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू में इसका काम आता है। अब यहाँ इसका क्या काम है देखते हैं। अच्छा एक सवाल है, इशू कॉस्ट को ग्रॉस अप करेंगे नहीं करेंगे, वैसे एक सवाल है। नॉर्मली इशू कॉस्ट के लिए ग्रॉस अप करते थे ना, 2875 डिवाइड बाय 0.98, तो एक बड़ी फिगर आती थी और हम कहते थे इसमें से इशू कॉस्ट भी आएगी और इसमें लोन अमाउंट भी आ जाएगा। तो मुझे बताएं क्या यहाँ भी ग्रॉस अप करना है या नहीं करना, वैसे देख के क्या लग रहा है, ऐसी बात निकली है तो मैंने कहा अभी कर दूंगा, ऐसे मुझे बाद में भी ये बात तो करनी है, मैंने कहा अभी कर लेते हैं आपसे बात। भाई क्या कह रहे हैं आप, दीपक कह रहे हैं कर लेना चाहिए, हमारा खान कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, तस्नीम असलम कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। ग्रॉस अप हम करते हैं, क्यों करते हैं वैसे ग्रॉस अप हम इसलिए करते हैं, लेट से ग्रॉस अप करके 3000 आ गया मिसाल के तौर पर, मुझे मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, वो तो आप कैलकुलेटर से देख लोगे। बिल्कुल सही है मोहित, बहुत अच्छी बात की। नॉर्मली हम ग्रॉस अप इसलिए करते हैं, दीपक बात समझिएगा, नॉर्मली हम ग्रॉस अप इसलिए करते हैं कि लेट से हमने ग्रॉस अप किया तो 3000 में से लेट से 125 हम इशू कॉस्ट पे कर देंगे उसी फाइनेंस में से जो नया फाइनेंस लिया होगा, हमारे पास पैसे तो है नहीं, हमारे पास इशू कॉस्ट देने के भी पैसे नहीं है भाई। याद है एपीपी में हम बात करते थे कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम इशू कॉस्ट दे सके, तो हम वहाँ ग्रॉस अप करते थे। मगर यहाँ ये कह रहे हैं, यहाँ ये हाँ अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो हम यही करते हैं जो मैंने आपको बताया ग्रॉस अप। मगर यहाँ एक लाइन ले रहा है दीपक, देखें इस लाइन का क्या मतलब है। इशू कॉस्ट जो है वो किसके पैसों से जाएगी, इशू कॉस्ट के लिए हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास इतने बुरे हालत नहीं है, इशू कॉस्ट देने के पैसे हैं हमारे पास। ये लाइन समझ आ रही है, ये देखें ये लाइन हमने पहले नहीं देखी कभी ना। हाँ अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो फिर बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ, आप इशू कॉस्ट को भी ग्रॉस अप कर लेते हैं इशू कॉस्ट की वजह से। मगर आज मुझे लगता है कि आपको इशू कॉस्ट को ग्रॉस अप नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ही मेंशन करेगा तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये 3000 नहीं आएगा, समझाने के लिए मैंने 3000 किया। अच्छा आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं भाई गियरिंग रेशियो जो है ना, मार्केट डेटा ऑन डेट इक्विटी 25% है, मार्केट जनरल इन्फ्लेशन 8% है और 6% है। अच्छा ये आपको 8% मिल गया था इन्फ्लेशन रेट टर्की का, याद है कॉस्ट के इन्फ्लेशन में 8% मिला था, पाकिस्तान में कह रहे हैं 6%। यील्ड ऑन 5 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड 9% है और 7% है। ये आरएफ कह रहे हैं, आरएफ याद आ रहा है, आरएफ कहते थे हम उसको, ट्रेजरी बिल्स। हाँ अच्छा आगे चलते हैं, कॉर्पोरेट रेट टैक्स 23 है, और जैसे मुझे बताएं हमारा प्रोजेक्ट टर्की में है पाकिस्तान में है, अब मैं वो बात करने जा रहा हूँ। हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, हमारे प्रोजेक्ट का ओरिजिन क्या है, प्लीज गौर से देखेंगे, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आई रियली अप्रिशिएट, माशाल्लाह आप लोग रमजान में रोजों में जो है वो क्लास अटेंड कर रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट यार, बट थोड़ा सा हमें ख्याल करना है। बिल्कुल सही है, टर्की में हमारा अब पाकिस्तान में हम पाकिस्तान में पैसे ला रहे हैं, ये लिखा हुआ था मलिक पाकिस्तान ले आएंगे, मलिक तो पाकिस्तानी है, शेख मलिक नहीं है, कोई और मलिक लग रहे हैं। शेख मलिक तो दुबई लेके जाएंगे ना, अल्लाह माफ करे, है उनका घर सुना है दुबई में। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी कैश फ्लोज हैं वो मलिक के पास वापस आ जाएंगे, तो मलिक तो पाकिस्तान में है। तो मुझे बताओ पाकिस्तान में रेट क्या चल रहा है टैक्स का, तो मुझे बताओ क्या कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगना चाहिए।
पाकिस्तान में 29 तो नहीं लगना चाहिए, नाइंसाफी हो जाएगी यार, नाइंसाफी हो जाएगी। वो बोलेगा भाई, वो बोलेगा यार मैं ऑलरेडी 23% पे करके आ गया, मैं ऑलरेडी 23% पे करके आ गया। तो बंदा बोलेगा यार पैसे टैक्स लगाने हैं तो लगा लो पाकिस्तान में, मगर भाई 6 लगा लो ना यार खाली। ऐसा ही है, ऐसा ही है, यही लिखा हुआ ना यहाँ पे। अब आप इस लाइन को पढ़ें, अब आप इस लाइन को पढ़ें, पाकिस्तान की बात हो रही है, ठीक है ना? सही है? डज इट मेक सेंस? सेंस बन रही है? लॉजिक समझ आ रही है? लॉजिक, डबल टेक्स्ट ट्रीटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा, डायरेक्ट मैंने कहा यार आपको लॉजिक बता दूं मैं, ठीक है, ताकि आपके ध्यान में है। अच्छा ये आगे चलते हैं, ऐसे इसने बहुत आसानी की हुई है, तर्कीश ले रहा है। एक है तो करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी अल्लाह माफ करे बदनाम हुई हुई है यार, यहाँ भी पाकिस्तानी करेंसी खराब चली है। 12.5 रुपये का एक तर्कीश ले रहा है। Recent board meeting, the Turkey expansion was discussed at recent board meeting and the new bank loan was mentioned. Malik Sales Director Mohammad Hussain was concerned using the local debt to finance the international expansion would introduce additional risk. He would read an article in the Business Journal that outlined currency swap agreement can be used to reduce currency risk when converting future foreign currency profit into Pakistani rupee. However, Mohammad acknowledged that during the meeting that he did not understand how these work. वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मोहम्मद हुसैन साहब ने कहीं पढ़ लिया स्वाप, मगर उनको आता नहीं है स्वाप होता क्या है, उनको समझ नहीं आया। करंसी स्वाप, उन्होंने बीओटी की क्लास नहीं ली करंसी स्वाप। अच्छा आगे चलते हैं। मोहम्मद has asked you that you explain the additional risk that arises when using Pakistani rupee denominated debt to fund a foreign investment and how Malik could use swap agreement to reduce risk when converting future cash flow into Turkish lira into Pakistani rupee. Recommend with a supporting calculation that the board should proceed with the investment opportunity in Turkey and be discuss whether it is appropriate to use the existing cost of capital to appraise an international project. क्या existing cost of capital जो 18% है क्या उसको यूज किया जा सकता है? हाँ तो बताएं क्यों और क्यों नहीं। अच्छा मुझे बताएं पहले पार्ट में क्या लग रहा है, क्या करना है? एनपीवी कैलकुलेट करना है, तो ये इंप्रेशन तो यही मिला, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और बहुत सारे लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर भी दी। अच्छा मैं यार थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लेके आना चाह रहा हूँ। देखिए एनपीवी कैलकुलेट करेंगे तो आप मुझे बताएं क्या ये पुराने वेग पे एनपीवी निकालनी चाहिए? मेरा एक सवाल है यार, सोचे ना जरा, क्या हम एग्जिस्टिंग वेग पे करंट वेग पे एनपीवी निकाल सकते हैं? प्लीज थोड़ा देखें, इस पे बी पार्ट में बात भी करनी हो, इस पे बी पार्ट में हमें बात भी करनी है ना। क्यों? 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 बड़े मसले हैं यार, बड़े मसले हैं यार। एक तो वो आप देखो ना, ये नया प्रोजेक्ट है, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो आप, ग्लोबल स्ट्रेटजी जा रहे हो, एक नया एक्विजिशन कर रहे हो, एक बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस में जा रहे हो आप, टर्की का भी इफेक्ट है, फिर डेट फाइनेंस कर रहे हो आप, प्योर डेट फाइनेंस पे जा रहे हो। द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू सम न्यू फाइनेंस। सही है, मेरी बात समझ आ रही है? तो इसमें कंट्री का मसला भी है, बिजनेस का मसला भी है, फिर डेट से फाइनेंस हो रहा है वो भी मसला है, तो ये तो यूज होता नजर नहीं आ रहा। तो आप मुझे बताएं कि, और फिर यहाँ पे इशू कॉल भी आ रही है। अब यार ये बात है ना, मैं मानता हूँ आज इस अटेम्प्ट से पहले मैं मानता हूँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अटेम्प्ट से पहले ऐसा नहीं था, इस अटेम्प्ट से पहले ऐसा नहीं था। मैं मानता हूँ कि इस अटेम्प्ट से पहले जो है, मैं आपसे कहता था कि यार आपने जो है ना एनपीवी पे काम करना है, मगर आप मुझे बताएं क्या एनपीवी पे काम करना बंद रहा है? क्या इश्यूज आ रहे हैं एनपीवी? एक मसला आ रहा है कि वो वैग पे डिस्काउंटिंग करने को कह रहा है, वैग अप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरा मसला ये आ रहा है कि इशू कॉस्ट की बातें कर रहा है, इशू कॉस्ट भी एनपीवी में इनकॉर्पोरेट नहीं होती है, लिमिटेशन है ना, इशू कॉस्ट तो नहीं आती है, तो फाइनेंसिंग का इशू होती है, इग्नोर हो जाता है। तो यार इसमें भी क्या करना चाहिए? वो फिर आपके पास एक और चीज होती थी, याद करें, किसी को याद आ रहा है क्या होता था? हाँ एक और टेक्निक कौन सी हो रही है, इसका नाम भी लिया था, एपीवी। अब आप बोलेंगे नहीं सर एपीवी तो जब बोलता तब करते हैं वरना नहीं करते, है ना? ऐसा ही है ना, एपीवी तो जब किया जाता है ना जब जब लिखा होता है, वरना तो एपीवी नहीं करते। मगर आप मुझे बताएं कि सवाल इनडायरेक्टली आपको डिक्टेट कर रहा है, इशू कॉस्ट की बातें कर रहा है, वो तो फिर इशू कॉस्ट की इतनी पूरा पैराग्राफ इरेलेवेंट हो गया, 2% इशू, ये पूरा पैराग्राफ ही इरेलेवेंट हो गया। अगर आपने बैक पे काम करना है तो इसका क्या काम? मेरी बात समझे? दूसरा वो आपसे फिर बुराइयां भी मांग रहा है बी पार्ट में, और आपको पता भी है कि ये बहुत अच्छा टेक्निक होती है, ये जो फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट होते हैं इनको बहुत अच्छा कैटर किया जाता है एपीवी में, एपीवी में इनका सेगमेंट ही अलग होता है। हाँ मैं मानता हूँ, यस मैं एक चीज मानता हूँ, देखो बीइंग अ स्टूडेंट मैं एक चीज मानता हूँ, देखो मुझे बिल्कुल सिंसियर रहना चाहिए ना यार, एक फीडबैक देते हुए।
मैं बिल्कुल मानता हूँ कि पेपर सिनेरियो में डायरेक्ट पिक करना एपीवी का सवाल है, एक जिगरे का काम है, क्योंकि मेजोरिटी 90% 99% सवालों में एनपीवी भी यूज हो रहा होता है, और हमने नॉर्मली टेक्निक भी ये सीखी होती है कि भाई कुछ नहीं लिखो आप एनपीवी पे कर लो जब तक वो बोल ना दे। अब इसने क्या, वो बोला कैसे, एपीवी बोला 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 इसने एपीवी, मगर एपीवी इसने डायरेक्टली नहीं बोला, इसने एपीवी इनडायरेक्टली बोला इस पैराग्राफ के थ्रू। इसने डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला। इसके अलावा जो उसने बात की थी सेकंड पार्ट में कि डिस्काउंट रेट बुराइयां करवा रहा है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं मानता हूँ इट्स वेरी हार्श इन पेपर सिनेरियो कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि यार वो भी पेपर का पहला सवाल है, आप इतना बड़ा कॉल ले लो कि यार मैं एनपीवी करूँ एपीवी करूँ। अच्छा मजे की बात की एनपीवी एपीवी में वैसे मुझे बताओ कैश फ्लो तो सेम ही रहेंगे ना, फर्क कहाँ है? कैश फ्लो तो सेम ही नहीं रहेंगे, फर्क कहाँ आता है? तो डिफरेंस क्रिएट होता है, क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि एनपीवी में जब आप काम करोगे तो आप वेब पर डिस्काउंटिंग कर रहे होगे, और जब आप एपीवी पे काम करोगे तो फिर आप केई पे काम करोगे, केई और 1 गेट पे। ऐसा ही है, मेन फर्क तो यही है ना भाई। भाई कैश फ्लो तो दोनों में सेम, मेजर चंक तो कैश फ्लो, चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं आपको पेपर में ये पिक नहीं हो। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ देखो, क्योंकि मैं इस वजह से बात करूँ क्योंकि यार आई रियली वांट के यार जो हुई है, लेट से कोई चीज़ अगर पहले पेपर में किसी के साथ कोई मसला हुआ है तो वो आगे रिपीट ना हो, ठीक है ना? तो 2 मिनट के लिए अगर मान लेते हैं तो यार कैश फ्लो तो सेम ही होंगे, क्या मैं कह रहा हूँ मेजर चंक तो आपका सेम होना चाहिए। तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है डिस्काउंटिंग का, वहां फर्क आएगा, और फिर वो एक नई चीज आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल साइड इफेक्ट, वहां फर्क आएगा। मगर मेरा पॉइंट अब समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जो पेपर में 12 मार्क्स होने चाहिए वो तो कैश फ्लो के होने चाहिए, असल चीज है कैश फ्लो। डिस्काउंटिंग तो और बच्चे बच्चे को आती है, वो तो क्यूटी से पढ़ जा रहे हो। हाँ डिस्काउंट रेट का डिफरेंस जरूर होगा, मगर 14 में से मैं समझो 4 मार्क्स 5 मार्क्स, मगर 9 मार्क्स तो कैश फ्लो के होने चाहिए। क्या ख्याल है? एग्री करते हैं? 9-10 मार्क्स तो मेन कैश फ्लो का चंक होना चाहिए। कैश फ्लो में काफी काम है इसमें यार, इन्फ्लेशन है, ग्रोथ है, हाँ डेप्रिसिएशन है, टैक्स है, टर्मिनल वैल्यू है, ठीक है? तो yes, I know, I again repeat, I am again accepting, yes, being a student it's very difficult in exam point of view to solve this question using APV, but right now since we are solving this question with the intention of learning के पेपर में करना क्या है, with the intention of improving ourselves, so that's why we need to identify कैसे पता चला APV है। मैं आइडेंटिफाई ऐसा हुआ कि ये पैराग्राफ ने बताया, ये आइडेंटिफाई ऐसे हुआ कि इशू कॉस्ट की बातें खुल के करे, ये आइडेंटिफाई ऐसे हुआ कि न्यू डेट से फाइनेंस करे और वैक के अंदर डेट और इक्विटी दोनों आते हैं, और वो कह रहे हैं खाली नेट डेट से फाइनेंस किया गया। तो इन सारी वजूहत की वजह से मुझे लग नहीं रहा कि मैं वैक पर डिस्काउंटिंग कर सकूंगा अच्छे तरीके से। मुझे लग नहीं रहा कि वैक इज मोर सुटेबल डिस्काउंट फैक्टर, मुझे लग नहीं रहा कि एनपीवी जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बट आई एम अगेन एक्सेप्टिंग इट शुड हैव, अगर ये एपीवी मेंशन कर देता तो क्या ही कहना था, क्या ही कहने। तो एपीवी कैलकुलेट करने के लिए अगेन यार डिस्काउंट फैक्टर, जल्दी से स्टार्ट करें ना यार, पहले कैश फ्लो बनाने शुरू करें। कैश फ्लो क्या होगा मुझे बताएं? कैश फ्लो क्या होगा बताएं शाबाश। टर्किश में लेरा में सारा काम करेंगे यार, टर्किश लेरा में सारा काम करेंगे। कैश फ्लोज क्या क्या होंगे? हम्म जल्दी जल्दी बताते जाए। देखें यार स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं ना, स्ट्रक्चर बनाने में हमारा कहा जा रहा है कितने साल का स्ट्रक्चर बनेगा, कितने साल का स्ट्रक्चर बनेगा? 0 1 2 3 4 5 5 5। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, नहीं टैक्सेबल चीज़ों पे बात करेंगे। चलिए रेवेन्यू आना चाहिए, रेवेन्यू कितना आएगा? TRY, ARY नहीं, TRY। जी कितना आएगा कैश फ्लो? 18 मिलियन नहीं आएगा हमारा खान, क्योंकि 18 मिलियन में एक छोटा सा मसला ये है कि ये कह रहा है टुडेज प्राइस, ठीक है ग्रोथ नहीं लगेगा, मगर टुडेज प्राइस का मतलब है कि जब ईयर इन्फ्लेट कब से करेंगे, ईयर 1 से करेंगे 2 से करेंगे? मेरा फेवरेट सवाल याद है ना आप लोगों को, मेरा फेवरेट सवाल क्या होता था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में? हाँ तो इन्फ्लेट करेंगे। अच्छा इन्फ्लेशन का रेट भी हमारा खाना, आप गलत देख रहे हो, नहीं नहीं, इन्फ्लेट ईयर 1 से करेंगे। इन्फ्लेशन का रेट क्या था पहले साल? कहीं लिखा था हमने? देखें ये सारा डेटा हमने इसीलिए बनाया ताकि अब आपको परेशानी ना हो। सेल इन्फ्लेशन ने पहले से निकाल के लिखी हुई है कितनी, 15% है, 1 से लेकर 3 ईयर। याद आई बात? ठीक है, बाकी लोगों को भी क्लियर हो रही है बात कि इन्फ्लेशन 15% लगेगी ना भैया? 1.15 कितना बन गया?
20.7। ठीक है, ये बात समझ आई। अच्छा, अगले साल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? अगले साल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? जवाब दें प्लीज यार, देखें, ट्राई तो करें। रेवेन्यू जीरो पे लिख दिया। ओ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी नमाज का ब्रेक लेंगे, नमाज का कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है ना? कल आज की इंपॉर्टेंट क्लास है, देखो कल भी नहीं हुई थी, तो आज हम इसको थोड़ा तरीके से लेके चलेंगे जी। अभी लेते हैं नमाज ब्रेक ना जी। ईयर टू में क्या करेंगे? एक तो इन्फ्लेशन लगेगा, एक तो इन्फ्लेशन लगेगा 1.15 पे, और एक ग्रोथ भी तो लगेगा। ग्रोथ भी तो था, ग्रोथ भी तो था 10% का। तस्नीम, आपका सवाल वैलिड है तस्नीम। यहाँ पे ये देखें 180 मिलियन जो है, 180 नहीं, 18, 180 तो नहीं होगा। ये देखें क्या लिखा हुआ है तस्नीम में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ग्रोथ ईयर 1 से लगेगी। मगर आप मुझे बताएं, ये जो रेवेन्यू दिया हुआ है 20 मिलियन और 10 मिलियन, ये किस प्राइस पे दिया है? आपका सवाल वैलिड है तस्नीम में, वहाँ पे डिस्कस करें। ये क्लियर है? टुडेज प्राइसेस का मतलब क्या होता है? क्या मैं कहता हूँ ईयर जीरो प्राइसेस का, और हमने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है वो ईयर जीरो पे नहीं करना, ईयर 1 पे रिकॉर्ड करना है। क्या कहते हैं, है ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं? चूंकि एक साल के गैप से रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है ना, रेवेन्यू तो एडवांस में रिकॉर्ड नहीं होगा, रेवेन्यू तो पहले साल के आखिर में रिकॉर्ड होगा। तो जब पहले साल के आखिर में हम पहुंचेंगे, तो याद है हम पहले पढ़ते थे इन्फ्लेट ईयर 1 से करें या 2 से करें, बहुत पुरानी बात थी, बहुत पुरानी बात। तीसरी चौथी क्लास थी आई थिंक, हमारे बीएफडी का जब कोर्स शुरू किया था हमने। क्लियर है? तो टुडेज प्राइसेस लिखे होने की वजह से अब मुझ पे लाजम है, आज लाजम है कि मैं इन्फ्लेट रेट कहाँ से करूंगा? ईयर 1 से करूंगा। ये इन्फ्लेशन का रेट रखा है, देखिए। मेरी बात समझ आ रही? टुडेज प्राइसेस नहीं लिखा होता तो मैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, फिर मैं नहीं करता इसको इन्फ्लेट, ईयर 1 में नहीं करता, फिर मैं ईयर 2 से इन्फ्लेट करता। अच्छा, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया, चलें। अच्छा, और क्या था भाई? सही कह रहे हैं आप लोग, एक इसमें ग्रोथ लगेगा 1.1, ये रहा ग्रोथ। तो बताएं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आपका? 26.2 मिलियन। ठीक है, टी आ रहा है, ए आर वाई टी आ रहा है। और फिर ए टू का कैसे आएगा? 26.2। शाबाश, 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 शाबाश। 26.2 इंटू इंटू वापस से 15% इन्फ्लेशन लगेगा। शेयर इन्फ्लेशन 15% है ना, इंटू 1.1। ईयर 3 में भी लगेगा ना 10%। कितना आ रहा है? 33.12। ठीक है, तो 33.12 को वापस कर लें। डेसिमल में आगे पीछे हो सकते हैं। अब आपका जो इन्फ्लेशन ईयर 4 में लगेगा वो 4% है। अब हल्के हो जाएंगे। और ये ग्रोथ भी 4% लगेगा। देखिए 4% अलग अलग है, ग्रोथ अलग है, इन्फ्लेशन अलग है, आपको पता है। प्राइस भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है ना। 35.82। अगेन वंस मोर, वंस मोर। 38.7। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है? कैलकुलेटर पे आप एकदम फॉर्मूला बना लें, चाहे वेरिएबल कॉस्ट और देख लें। वेरिएबल कॉस्ट ईयर 1 की कैसे आएगी? वेरिएबल कॉस्ट जी बताएं, शाबाश। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? क्या मैं डायरेक्ट लगा लूँ 20.7 पे 0.4? मुझे बताइए सही है गलत है? प्लीज यार जवाब दें प्लीज। क्या मैं डायरेक्ट लगा दूं 20.7 पे 0.4? 20.7 पहले साल का रेवेन्यू है, इसका 40% लगा दूं? प्लीज जवाब दें, यस और नो। क्या कह रहा है? क्या कह रहा था ये? क्या कह रहा था ये? नो, एब्सोल्युटली नॉट सर, एब्सोल्युटली नॉट। विदाउट इन्फ्लेशन कह रहा है, थोड़ा लंबा काम होगा। 18 × 0.4, 18, देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 18 × 0.4, बिल्कुल 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 विदाउट इन्फ्लेशन, क्योंकि इसका अपना इन्फ्लेशन है ना। लेकिन लॉजिक नहीं कहती ना, अक्ल नहीं मानती, जहन नहीं मानता, दिल तो कह रहा है, मगर दिल की बात सुननी नहीं है ना।
दिल की बात सुनी नहीं है, मसला ये दिल तो बहुत कुछ कह रहा है। 18 इंटू 0.4, 18 विदाउट इन्फ्लेशन फिगर लेंगे, ये 18 मिलियन देता है। 18 मिलियन याद है ना, ये रहा 18 मिलियन विदाउट इन्फ्लेशन। और फिर इसको जो ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट का फिगर, इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर लो 1.08। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त, जबरदस्त हो गया 7.8। तो ईयर 2 का कैसे निकलेगा, ईयर 3 का कैसे निकलेगा, ईयर 4 का कैसे निकलेगा, ईयर 5 का कैसे, ये पेपर में बहुत मिस्टेक सुनिए लोगों से। ईयर 2 का जल्दी से देख लो, पर मैं बस नमाज ब्रेक ले रहा हूँ, मैं नमाज ब्रेक ले रहा हूँ। ईयर 2 का देख लो कैसे निकलेगा, क्या करेंगे ईयर 2 के लिए। एक तो इन्फ्लेशन लगेगा, मगर एक चीज और भी लगेगी क्या, अरे वेरिएबल कॉस्ट है भैया, एक चीज और भी लगेगी, बता दो का। हाँ वॉल्यूम भी तो आएगा, ग्रोथ भी तो आएगी, जो पहले 10% है और बाद में 4% हो गई है। सही है। 9.2 वन डेसिमल प्लेस पे लगेंगे, एक काम करेंगे तो वन डेसिमल प्लेस कर दें, 35.8 और 38.8। सही है, वन डेसिमल प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे डेलीगेट कर रहा हूँ, नमाज का ब्रेक ले रहा हूँ। आप लोग प्लीज मुझे ये सारे डब्बे बताओ कि फिगर्स कैसे आएंगी। और फिक्स कॉल भी आसान सी है, ठीक है। मेन हमने मतलब जो मेजर चंक है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन का वो हमने कर लिया है, मगर सवाल में काफ़ी सारी चीज़ें बाकी। मेरे ख्याल से नमाज पढ़ लेते हैं, यार नमाज पढ़ लेते हैं रमज़ान के टाइम में। वैसे भी नमाज वैसे भी पढ़नी चाहिए, और वैसे तो खैर हम पढ़ते हैं कि नमाज ब्रेक है। फिर क्या करें, तो मुनासिब ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, ये मुनासिब ब्रेक ले लेते हैं, आराम से नमाज सुकून से पढ़ लें आप लोग, रेस्ट भी हो जाएगा थोड़ा हमारा। 2 बजे मिलते हैं, 2:05 पे कर लेते हैं, ठीक है। नमाज ब्रेक है टिल 2:05। ठीक है, जल्दी से नमाज नमाज पढ़ लें आराम से। आइएगा जरूर, देखेंगे सवाल इंपॉर्टेंट है, इस पर देखें 9% पासिंग परसेंटेज आए तो हम देखेंगे ऐसा क्या था भाई। एग्जामिनर कमेंट को भी इंशाल्लाह जाने से पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नमाज के बाद। सेल्स का 40% नहीं लगाएंगे, सेल का 40% लगा दिया ना गायबा एक दफा हमने। लेकिन पहली बार हमने सेल का 40% लगा दिया, एक फिगर आ गई, वो बेस फिगर आ गई ना। ये बिल्कुल वही हुआ जैसे याद एक सवाल किया था विंटर 14 का। विंटर 14 का बिल्कुल एक पहले एक सवाल किया था, बहुत पहले, बहुत पहले, ये इन्वेस्टमेंट एडवांस की शुरू की क्लासों में। तो हमें मजबूरी के तहत हमें ये फिगर निकालनी पड़ी। चलिए मैं एक काम करता हूँ, नमाज के बाद इस पे मजीद बात कर लेता हूँ, ठीक है। ब्रेक के बाद मजीद बात करता हूँ, जल्दी से नमाज पढ़ ले प्लीज, मिस नहीं करिएगा नमाज का, ठीक है। मिलते हैं। अच्छा जी, कंटिन्यू करते बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिश वाली सदरी वैसली अमरी वाल तो लिसानी है कौली वबिदनी इल्मा वबिदनी इल्मा वबिदनी। अच्छा जी, बताएं जरा क्या आ रही है फिगर। ईयर 3 की फिगर निकाली किसी ने, फिगर आई है तो मुझे फिगर बता दें डायरेक्टली। 9.2 को एडजस्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल जी बिल्कुल। एक तो वॉल्यूम से एडजस्ट करना पड़ेगा, ईयर 3 में कितना वॉल्यूम है। रेवेन्यू ग्रोथ प्राइस की वजह से, देखें ग्रोथ का मतलब अलग होता है ना तस्नीम। देखें इन्फ्लेशन उसने अलग से दे दिया ना, जब उसने इन्फ्लेशन अलग से दे दिया तो उसका मतलब ये जो ग्रोथ है ये फिर वॉल्यूम हुआ। क्या ख्याल है तस्नीम, बात समझ आ रही है। देखें हमें थोड़ा सा सवाल में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन में नहीं चलाएंगे, ठीक है ना। अजम्पशन हमें नहीं लेनी होगी ऐसे ना, कोई फॉल्स अजम्पशन नहीं लेंगे। मैं यहाँ से भी आपको प्रूव कर देता हूँ। कांगिया जी, कांगिया 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 कहीं लिखा हुआ था, ये रहा हाँ। ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ ये आ गया। और इन्फ्लेशन वाली बात नीचे आ रही है, लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज रिलेटेड विद प्राइस ना, और रेवेन्यू प्राइसेस। इसका मतलब ऊपर जो फिर ग्रोथ था वो किसका था। वैसे तो ऑब्वियस है कि ग्रोथ मींस वॉल्यूम की ग्रोथ वैसे, बट यहाँ क्लियर भी हो गया कि नीचे उसने देखें अलग से दिया हुआ है। मिला आपको तस्नीम, क्लियर है, मेरी बात समझ आई कि ये एक अलग पैराग्राफ है, ये एक अलग पैराग्राफ है। अगर ऐसा ही था तो दोनों को मर्ज कर देता भाई, एक ही पैराग्राफ में बात कर लेता, ठीक है ना। तो पेपर में हमने कोई फॉल्स असम्पशन नहीं लेनी है, ठीक है। कोशिश करेंगे सिंपल रखें चीज़ों को। अच्छा 9.2 इंटू ईयर 3 में कितना है जी, वॉल्यूम का चेंज 10% इंटू 1.1, ये वॉल्यूम का चेंज हो गया। और प्राइस का चेंज कितना है, वेरिएबल कॉस्ट में वो 8% है, या 8%। वो पहले प्राइस चेंज ले लेता है, ये बड़ा ऑब्वियस है जी। कितना बना, ठीक है, थैंक यू जुबैर खान, थैंक यू हमारा खान। ये हो गया 11, फिर 11 इंटू 1.08। अब वॉल्यूम चेंज चेंज हो चुका है, वॉल्यूम कितना परसेंट हो गया जी, 4% हो गया खाली। ठीक है, थैंक यू जैबा, हम इसको राउंड करें, आई होप राउंड करके ये बन जाएगा। 12.3 आ रहा है।
ठीक है 12.3 कर लिया। और ये आगे भी डेसिमल के मसले हो सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। प्रीवियस फिगर को मैं लेके चला हूँ ताकि परेशानी ना हो। इनटू अगेन 1.04 ग्रोथ यानी कि वॉल्यूम चेंज 13.9 13.8 13.9 13.9 के लेते चले। मसला तो नहीं हुआ भाई, परेशानी तो नहीं हुई। ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट भी 5 है एट करंट प्राइस लेवल। विल रिपीट एनुअली सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन। सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन, अच्छा नहीं, ये मुझे बताएं, इन्फ्लेट फिक्स कॉस्ट जो है ईयर 1 से इन्फ्लेट होगी ईयर 2 से होगी? देखिए हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है, फिक्स कॉस्ट ईयर 1 से इन्फ्लेट होगी या ईयर 2 से होगी? इस लाइन को और से देखें। हम्म, बिल्कुल सही कहा तस्नीम आपने। और कोई बाकी लोग ट्राई करें प्लीज। फिक्स कॉस्ट कब से इन्फ्लेट करेंगे? क्योंकि ईयर 1 का फिगर तो रेडीमेड अवेलेबल है। बिल्कुल सही कहा दिया, सही कह रहे हैं जुबैर खान, सही कह रहे हैं माना खान, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं असद। ठीक है, तो ईयर 2 से इन्फ्लेट होगी, पहले साल एवरेज आ जाएगी। ठीक है 5.4, फिर इन्फ्लेट करते जाएं 5.8 6.3। ठीक है, अब आप वो निकालें, नेट कर लें। ठीक है, नेट नेट कर लें। करें क्या आ रहा है? 7.9 11.6, इसको वो कर लें ना, 33.1 कर लें, 16.3। ठीक है, चेक करते जाएं यार ये। 17.2 सही है, 17.2 और 18.1। डेप्रिसिएशन को मैंने मिस कर दिया। तो इस पर तो टैक्स नहीं लग सकता, मैं इस पे बात करना चाह रहा था। डेप्रिसिएशन नहीं लिया मैंने, डेप्रिसिएशन भी तो लेना चाहिए। नहीं, क्या करें? क्या करें, डिलीट कर देंगे, रिमूव कर दें क्या? सोचें बाकी लोग क्या कहते हैं। चाहिए डेलिबरेटली ये काम किया गया, डेलिबरेटली ये काम किया गया। डिप्रेशन अलग से रेस्ट करा देते। कितनी है डिप्रेशन? 30 डिवाइड बाई 5 ना, 5 ईयर लाइफ की ना। इस पे डिप्रेशन नहीं लगेगी ना, इस पे नहीं लगेगी, नो डिप्रेशन। इस पे डिप्रेशन लगेगी 30 और 5 ईयर लाइफ है। 6 महीने की डिप्रेशन आ रही है। सर ये अलग क्यों किया आपने? बताता हूँ मैं, बताता हूँ मैं। उसूली तौर पर तो ये करना चाहिए था, पहले ही कर लेते। जब माइनस ही करना था पहले ही कर देते भाई, ये क्या कहानी है? टैक्स सेविंग लेके भी कर सकते हैं, मगर टैक्स सेविंग हमारा तरीके का नहीं है ना, टैक्स सेविंग वाले तरीके से हम करते नहीं है उसको, इसलिए मैं छेड़ नहीं रहा। देखें यहाँ पे ना एक वर्ड यूज हुआ है जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया। देखें वो जो टर्मिनल वैल्यू निकालनी है, आप गौर करेंगे 1 मिनट के लिए जरा, गौर करेंगे 1 मिनट के लिए जरा। तो टर्मिनल वैल्यू निकलेगी बाद में ईयर 5 ऑनवर्ड। वो कह रहे हैं 8 टाइम्स ऑफ प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कह रहा। मेरी बात समझ आ रही है? अब बोलेंगे सर पेपर में कैसे क्लिक होगा? पेपर में क्लिक करवाना है ही, इसीलिए तो मैं करा रहा हूँ सवाल, ये वरना मैं क्यों कराता? वरना मैं कहता ठीक है होमवर्क में कर लो सवाल, होमवर्क में कर लेते सवाल भाई। ये छोटी छोटी टेक्निक सिखाने का मकसद ही यही है कि पेपर में अब परेशानी ना हो। ठीक है, वो ये पकड़ना मुश्किल, में अब तो मुश्किल नहीं है। देख रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे 8 लगेगा, तो अब प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो, अच्छा वैसे कोई मसला नहीं है, आप चाहो तो ये लाइन नहीं लिखते, आप चाहो तो इसे रिमूव कर दो और डायरेक्ट ये फिगर निकालो, बाद में फिर प्री टैक्स कैश फ्लो बाद में अलग से निकाल लेना चाहो तो। मगर मैंने कहा चलो यार ठीक है,
पहले से कर लेते, मतलब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं आई एम अगेन रिपीटिंग यार, कोई अगर ये लाइन नहीं भी शो करता और डायरेक्ट प्रॉफिट, मगर प्रॉफिट निकालना जरूरी, डेप्रिसिएशन इररिलेवेंट नहीं है। हाँ बिल्डिंग डेप्रिसिएशन इररिलेवेंट है, वो हमने नहीं ली, मगर बाकी डेप्रिसिएशन इररिलेवेंट नहीं है। इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन हमें रखनी थी, ठीक है। तो वो मैंने प्री टैक्स कैश फ्लो की बात आई थी, तो मैंने ऐसी उसकी बात रखने के लिए ऐसा कर दिया। इसमें बस ये हुआ कि मेरा कुछ टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, पहले मुझे यहाँ वर्किंग कैलकुलेट करना पड़ा नेट, फिर मुझे यहाँ भी करना पड़ा, सॉरी। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, इफ यू वांट टू स्किप दिस लाइन यू मे स्किप इट, बट डोंट स्किप दिस डेप्रिसिएशन पार्ट ना। डेप्रिसिएशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो टैक्स निकाल लो जरा, बल्कि क्या आ रहा टैक्स, टैक्स लगाएंगे जरा, कितना बन रहा है टैक्स? 23% लगेगा ना यार, टर्की में टैक्स 23% है। कैलकुलेटर निकालेंगे जरा आप लोग, पहले निकालूंगा कैलकुलेटर। हाँ जी कैलकुलेटर हाजिर हो। 0.437 राउंड कर लेते हैं इसको ना, मतलब वो हमने डिसाइड कर लिया 1 डेसिमल प्लेस तो 1 डेसिमल प्लेस पे करेंगे 0.4। अब खैर हो गई 5.6, कितना आ रहा है 1.3, 1.3 कर लेते हैं। 10.3 इंटू 0.23, ठीक है मेरा भी यही आ रहा है 2.4 आ रहा है, ठीक है 2.4, ठीक है। थैंक यू साहिब भाई हमारा 2.4, ठीक है। देन 11.2 के हिसाब से हमने देख लिया जी 2.6, ठीक हो गया। आई के अपने डायरेक्ट किया हुआ डेप्रिसिएशन वगैरह की टैक्स सेविंग ली हुई है, इसी चीज का तरीका है, ठीक है। 2.8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। चलिए ठीक है, दोनों का आप दोनों का आंसर मेच आ रहा है 2.8। अच्छा अब क्या करेंगे, बगैर टाइम लगाने की डेप्रिसिएशन एड बैक कर देंगे, डेप्रिसिएशन एड बैक कर देंगे। डेप्रिसिएशन एड बैक कर देंगे। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, याद करें। याद करें, और क्या था, बस बिल्डिंग आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इक्विपमेंट आ जाएगा। स्क्रैप वैल्यू तो नहीं, जीरो है मेरे ख्याल से, नहीं तो मार्केट वैल्यू दी हुई है, हाँ मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल। ये जाएगा भैया, समझ आएगा। मार्केट वैल्यू फिक्स की निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे, मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम्म क्या इन्फ्लेशन रेट है, जनरल इन्फ्लेशन रेट क्या है? वो इन्फ्लेट करना था ना, एट टुडेज प्राइसेस लिखा हुआ था, वो जो मार्केट वैल्यू थी वो टुडेज प्राइसेस थी। और इन्फ्लेशन का रेट कितना था, जनरल इन्फ्लेशन रेट 8%। ये देखें 8, ठीक है 400 आ रहा है, ठीक है हमारा खान देख लेते हैं सही है 8%, बिल्कुल सही है, तो लगा दें जी, कोई मसला नहीं है। कहाँ गया ये, किधर चला गया जी, 272 पे लगा दें 8%। 1.08 की पावर 5, लेकिन आखिरी साल पैसे मिलेंगे ना 400, 399.7 कर लेते हैं, एक डेसिमल प्लेस पे कर रहे हैं ना काम। और प्री टैक्स कैश फ्लोज वो अर्निंग्स 8 टाइम्स अर्निंग्स जो थी वो भी ले लेते हैं। अर्निंग्स की क्या दी, क्या वर्ड यूज हो रहा है, वो 8 टाइम्स, हाँ प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, अर्निंग मल्टीपल कहा जाता है इसको। अर्निंग मल्टीपल कहा जाता है, या कैश फ्लो मल्टीपल्स कहते हैं, या टर्मिनल वैल्यू कह लेना यार सिंपल। प्री टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो का कहते हैं ना 8 टाइम्स होगा, 18.1 का 8 लगा लें,
ठीक है, 18.1 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही कह रहा था ना वो, जब भी तुमने अलग से कर ली थी वर्किंग। अरे भाई 144.8 ठीक हो गया जी। सही है जी, वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं है। अब आप देखें यहाँ तक सवाल बड़ा फ्लैट है। अब आप एनपीवी करें एपीवी करें तो मसला ही नहीं है, यहाँ तक एग्री करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो मैं क्लास के शुरू में कह रहा था कि नेट कैश फ्लो तक तो कोई मसला है ही नहीं, कोई चेंज है ही नहीं। चाहे एपीवी हो एनपीवी हो, ये तो निकालना पड़ता है। निकालने तरह क्या आ रहा है। अभी एक काम और भी होगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7.5 5.1 5.4.3 आता है, 10.3 आ जाएगा। अच्छा 10.3 और ये 16.3 8 13.9 ठीक है जी, ये चेक करते जाए भी, चेक करते जाए। 13.9 ठीक है। 11.2 एंड 8.6 14.6 ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वाला आपको करना पड़ेगा, ये कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा इसमें भाई। 12.1 माइनस 2.8 प्लस 6 डायरेक्ट वर्किंग से हो नहीं रहा मुझसे, और पेपर में तो वैसे ही अपने स्टंट नहीं करने ना भाई। 559.8 थैंक यू। 559.8 ठीक है भाई, यही आ रहा है। 559.8 आपने शायद उसको 400 पूरा ले लिया हमारा, जब भी ऐसा हुआ है। अच्छा ये हो गई बात। अब ये जो कैश फ्लो आ रहे हैं ये टर्की में आ रहे हैं, अब इनको कन्वर्ट करना है रुपीज में। कैसे कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई का केस है या डिवाइड का केस है। लेकिन अभी भी गेम खत्म नहीं हुई, अभी भी एपीवी एनपीवी में सेम ही काम होगा। मल्टीप्लाई का केस है या डिवाइड का केस है। चेक कर लें, चेक कर लें हम क्या कह रही है। अच्छा एक्सचेंज रेट निकालना भी सीख लेते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी याद आ रहा है किसी को। भैया परचेजिंग पावर पैरिटी याद आ रहा है। पहले तो देखें मल्टीप्लाई का केस है डिवाइड का केस है, नजर आ रहा है। वैसे तो बहुत आसान है, पाकिस्तानी करेंसी खराब है ना यार, वही डॉलर वाला हिसाब के। मल्टीप्लाई का केस लग रहा है, बोलते हो तो मैं चेक भी करा देता हूँ। अगर बोलते हो तो मैं चेक भी करा देता हूँ भाई। TRY ARY नहीं TRY ठीक है ना। 1 और 12.5 ये तरीके काटा हमारा फॉरेक्स में, यही पढ़ा है हमने किस तरह चेक करते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी से भी एक्सचेंज रेट निकालते हैं। तो पहले डिवाइड मल्टीप्लाई का फैसला कर लें। टर्किश लेरा में 230 मिलियन आ रहा है, करेंसी में एक्स हो जाएगा तो क्या हो रहा है x/1। ऐसा लग रहा है कि रेट मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का केस है जी, मल्टीप्लाई का केस। ठीक है जी मल्टीप्लाई केस है, वेरी गुड, सही आइडेंटिफाई किया। अच्छा अब सवाल एक्सचेंज रेट निकालते कैसे हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी याद आ रहा है किसी को। नहीं याद आ रहा है, याद दिला देते हैं, कोई मसला नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सचेंज रेट यूजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी यूजिंग इन्फ्लेशन रेट्स याद है। आपसे आप ट्राई करोगे, बस ये करके क्लास एंड करेंगे। कभी कभार तो इतना पढ़ लेना चाहिए ना लंबे तरीके से। खैर तो लगाए जरा जी, फॉर्मूला क्या था। इन्फ्लेशन रेट कौन सा लगेगा। 12.5 है TR, पी क्या 12.5 है और 8 TRY। इस पे इन्फ्लेशन रेट कौन सा लगेगा। 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। पाकिस्तान ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, एग्री करेंगे। एग्री करेंगे। और इन्फ्लेशन जो है ना वो नीचे आ जाएगा, टर्की में आ जाएगा ना, लाइक टू लाइक हो जाएगा ना। पाकिस्तान ग्रीन करेंगे, ये पाकिस्तान है ऊपर, तो यहाँ इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान वाला आएगा। नीचे टर्की है, टर्की ब्लू कर लेते हैं। नीचे इन्फ्लेशन भी टर्की वाला है, याद आ रही है बात। भैया एक्सचेंज रेट निकाल लोगे जरा, निकाल लो। ठीक है अतिया सही आ रहा है मेरे ख्याल से आपका। हमारा खान गड़बड़ कर रहे हैं आप। फॉर्मूला लेके फॉर्मूला लगाएं प्लीज। तस्नीम सही कह रहे हैं आप। तो जरा प्लीज मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज यार जरा ये नोट हो जाएगा। कैश फ्लो एक लो मैं नोट करने का टाइम दूंगा, बेफिक्र हो। ठीक है ये चाहो तो कैश फ्लो नोट कर लो,
और मुझे एक्सचेंज रेट बता दो, शाबाश। चाहो तो, अगर तुम लोग को चाहना है, मतलब मतलब चाहते हो तो तुम लोग इसको नोट कर लो यहाँ तक, और फिर मुझे एक्सचेंज रेट बता दो, क्योंकि अभी एक्सचेंज रेट होगा, अभी थोड़ा सा काम बाकी है इसमें, 10 मिनट 15 मिनट का काम है, जल्दी करो। मुझे सही एक्सचेंज रेट चाहिए। देखिए परचेजिंग प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, अब कोई वजह नहीं बनती गलत निकालने की, क्योंकि इसको कन्वर्ट करेंगे फिर पाकिस्तान का टैक्स भी लगाना है ना इस पर। अभी पाकिस्तान में इसको लेके जाएंगे पैसों को, पाकिस्तान में इस पर टैक्स 6% टैक्स लगेगा, सही है ना, पाकिस्तान पे इस पे इस पे जो है ना टैक्स लगेगा, ठीक है ना। तो वो भी अभी आपको सिखाना है कैसे होगा, सही है। फिर उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, फाइनल फिगर बनेगी, ठीक है। चलिए जल्दी से प्लीज कन्वर्जन इसको नोट करें, एक्सचेंज रेट बताएं, पहले इसको नोट कर लें, चले नोट कर लें, कोई मसला नहीं है, इस पूरे स्ट्रक्चर को नोट कर लें, कोई सवाल है पूछ लें, और फिर एक्सचेंज रेट निकालें, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी समझे हैं 10-15 मिनट का काम बाकी है। जुबैर खान चंदा गलत कर दिया है, गलत कर दिया है चंदा। ये एक्सचेंज रेट तो आज के है ना मेरे ख्याल से, नहीं लड़के क्या किया है। हमें और कोई चीज बताइए तस्नीम अलग से, मुझे बताएं। देखें ना, आप बात की खाल नहीं निकालने बैठ जाए, समझ में आई। अब आप मुझे बताएं इसमें कहीं बाइफिकेशन है, मैं कर सकता हूँ, मुझे बताएं चलें। फिर पेपर में अगर हम ये लेके बैठ गए कि नहीं जी नहीं, इक्विपमेंट अलग बताए, फर्नीचर अलग बताए, वरना मैं तो डेप्रिशिएट करूंगा नहीं, मैं तो बैठा रहूंगा, कैसे चलेगा भाई, ठीक है ना। तो हमें ना देखना पड़ेगा भाई कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एग्री कि 30 मिलियन में तो इक्विपमेंट भी है और फर्नीचर भी है, वो डेप्रिशिएशन की बातें जो कर रहा है वो कह रहा है कि जी बिल्डिंग नहीं होगी वो बाकी होगा, मगर अब क्या करें, कंबाइन लेके ही करना पड़ेगा भाई। अच्छा अब सवाल ये है कि जुबैर चंदा मसला ये हो गया है कि यार ऊपर पाकिस्तानी इन्फ्लेशन रेट रखो ना, ऊपर तुमने टर्की का रख दिया है। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट कम है, ये पुराने वक्तों की बात हो रही है मेरे ख्याल से, नए पाकिस्तान की बात हो रही है। टर्की का रेट है 8। लड़के बात समझ आ रही है, न्यूमरेटर पे तो पाकिस्तानी करेंसी है ना यार, तो पाकिस्तानी करेंसी का रेट ऊपर आना चाहिए। हाँ पेपर में गलती नहीं करना यार, देखो प्लीज, ये एग्जामिनर का ना बड़ा शिकवा है, शिकवा। एग्जामिनर कहता है यार हम ये सही नहीं कर पाते, तो एग्जामिनर को ना अच्छा नहीं लगता। तो हम ईयर 1 का इन्फ्लेशन रेट निकाल लें, 12.5 इंटू 1.06 डिवाइड बाय 1.08, इट बिकम्स 12 पॉइंट हाउ मच, 12 पॉइंट कितना आया भाई, 12.3, ओके ठीक है। Year 2 once again 12.3 into 1.06 divided by 1.08, it becomes 12 point कितना है जी, पूरा 12 आ गया जी। कंफर्म करें, और भी कोई कंफर्म कर ले, वैसे आंसर तो आ गए हैं, ठीक है। और थर्ड वाला क्या आ रहा है, 12.26 भी ले सकते हैं, मसला नहीं है। 12.1 आ रहा है, ठीक है 12.1 कर लें। 12.1 into 1.06 divided by 1.08, it becomes how much, ये भी बता दीजिए। K4 K5 जी 11.9, ओके 11.9, ओके 11.9 into 1.06 into 1.08, it becomes 11.58, it becomes 11.6, and then last but not the least it's 11.6 into 1.06 divided by 1.08, it becomes 11.37, we will be using 11.4, 11.4 मल्टीप्लाई का केस है, ये बात पहले हो चुकी है जी, पहले हो चुकी है, मल्टीप्लाई का केस है, ठीक है। कन्वर्जन रेट एक्सचेंज रेट लगा दिया हमने, 12.5, 12.3, 12.1। हाँ तसीम समझ रहे हो आप, पेपर में ही गलती नहीं करेंगे हम, ठीक है। 11.9, 11.6 एंड 11.4। चलो ठीक है, थैंक यू लड़के, जबरदस्त तस्नीम, सही किया आपने, यही आ रहे हैं फिगर्स। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे जी, ये आगे कैश फ्लो इन पाकिस्तान, पाकिस्तान मलिक में लिया है, मलिक वह वापस लिया है इसको। 2875 इतने का ही लोन चाहिए था, याद करें, याद करें 2875 का ही लोन चाहिए था, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते जाए तो जल्दी से, 7.5 इंटू 12.3, 92.3, थैंक यू वेरी मच।
ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाएं प्लीज। 92.3 बताते जाएं फिगर को, वेरीफाई भी कर ले। 124.6, थैंक यू वेरी मच। 124.6। ओके देन व्हाट नेक्स्ट? लास्ट वाला मैं कर लेता हूँ फिर, इतने में टाइम थोड़ा बच जाएगा। 6381.7, 165.4, थैंक यू वेरी मच। 165.4 एंड देन 165.4 के बाद भी आ गया, थैंक यू, जबरदस्त हो गया ये तो। लास्ट वाला आप चेक कर लें, 638.72, 638.72, 169.4 हमारा, मेरा 6387 आ रहा है। ठीक है साहबा, आई गेस मेरा भी आंसर यही है। चले ये गैस फ्लो आ गया पीकेआर, मगर पाकिस्तान में जैसे ही आप कदम रखेंगे एफडीआर वाले आ जाएंगे। जैसे ही पाकिस्तान में आप कदम रखेंगे एक्स्ट्रा टैक्स लग जाएगा 6%। याद आई बात? याद आई बात? 6% किस पे लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल में भी बात होती है इस पे। और वैसे भी जनरल अक्ल क्या कहती है, प्रॉफिट पे लगना चाहिए, कैश फ्लो पे लगना चाहिए? वैसे एक सवाल है मेरा आपसे, मतलब ये जो कैश फ्लो लिमिट हुआ इस पे लगना चाहिए? इसमें तो वो भी शामिल है, पता नहीं क्या क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट भी शामिल है। इस फिगर में नहीं लगेगा जो पाकिस्तान में लिमिट हुई है। कोई डिविडेंड थोड़ी है ये, डिविडेंड थोड़ी है कि डिविडेंड जो टेक होम होता है उस पे लगेगा। टेक होम नहीं, प्रॉफिट पे लगता है ना। तो ऊपर आपको याद है, ऊपर अब आप देखो समझ आएगी मैंने ऐसा क्यों किया था। ये फिगर याद आ रही है मैंने क्यों निकाल दी है? अब आपको इसका सही रीजन समझ आएगा। आपको याद है पाकिस्तान में डेप्रेशन को इग्नोर कर दिया गया था, पाकिस्तान में डेप्रेशन को इग्नोर कर दिया गया था। ये देखेंगे लाइन पड़े, फॉर सिंप्लिसिटी इग्नोर द इंपैक्ट ऑफ टैक्स डेप्रेशन व्हेन कैलकुलेटिंग एडिशनल पाकिस्तान टैक्स। उसूल तो ये कहता है, उसूल तो ये कहता है, मेरी बात गौर से सुनिए अब आपने प्लीज यार, हर बंदे ने मेरी बात गौर से सुनी है। उसूल तो ये कहता है कि प्रॉफिट पे टैक्स लगना चाहिए जैसे लगा था पहले। उसूल तो ये कहता है कि इसका 23% लगा था, इसका 23% लगा था, तो भाई इसी में 6% लगा दो। उसूल तो ये कहता है, सही है ना? मगर क्या हम ऐसा करेंगे? जवाब दें, क्या पाकिस्तान में भी इन फिगर पे टैक्स लगाएंगे क्या? माना तरकीब इस पर टैक्स लगाए, माना माना, मगर इस लाइन को पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, ये जो लाइन मैंने ब्लू से अंडरलाइन कराई अभी, इस लाइन को पढ़ के क्या लग रहा है? फॉर सिंप्लिसिटी इग्नोर द इंपैक्ट ऑफ टैक्स डेबिशन व्हेन कैलकुलेटिंग द एडिशनल पाकिस्तानी टैक्स। इसका मतलब जब पाकिस्तान का एक्स्ट्रा टैक्स निकालेंगे तो प्रॉफिट पे निकालेंगे, मगर इस प्रॉफिट पे नहीं निकालेंगे, तो इस प्रॉफिट में डेबिशन माइनस हुई है। आपको याद आ रहा है जो पहले मैंने फिगर निकाली थी डिसएफिशिएंट डिसअलाउ हो गई है, यस। तो अब कोई मसला नहीं है, अगर किसी ने ये समझ आ रहा है मेरी नीयत क्या थी, क्यों थी, तो मुझे आगे कुछ समझ आ रही थी कहानी। अब मैं बीइंग अ टीचर शायद फोर्सी करके आऊँ, बीइंग अ स्टूडेंट अब आपके लिए आसान हो जाएगा फोर्सी करना, क्योंकि आपने एक दफा मेरे साथ ऐसा केस देख लिया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, अगर आपने कभी पहला केस नया देखा हो तो पेपर में ये डायरेक्ट आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, मगर अब आप समझ गए मेरी बात को। कहीं ऐसी कोई बात आए जहाँ वो डेफिनेशन को डिसरिगार्ड करने की बात कराओ, तो आप डेफिनेशन को डिसरिगार्ड करके भी एक फिगर रेडी कर लो। अच्छा कोई मसला नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर किसी ने ये वर्किंग नहीं की, ओमिट कर दिया, तो टेंशन थोड़ी है, वो इस प्रॉफिट में एड बैक कर लेगा डेफिनेशन को। क्या ख्याल है? वो डेफिनेशन को डिसअलाउ कर देगा इस अमाउंट में टैक्स निकालने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? और बहुत कोई वर्स्ट केस सिनेरियो, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर टाइम नहीं है, आप डायरेक्ट इस पे लगा दो 6%, खैर हो गई, लगा दो यार। अगर एज्यूम करें आपने ये नहीं निकाला, एज्यूम करेंगे अलग से नहीं निकाला, एज्यूमिंग कि आपने डायरेक्ट कैलकुलेशन की जैसे हम करते आए, तो आप डायरेक्ट इस पे निकाल लो यार। कोई इतना बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि जिंदगी मौत का मसला हो जाएगा, मगर मुनासिब बात नहीं है। अभी तो मैं समझाने के लिए बैठा हूँ, तो अभी मुनासिब बात नहीं है मैं डायरेक्ट 6% इस पे लगा दूंगा। तो मेरी बात समझ आ गई है? ठीक है, तो अब लगाओ यार, इस पे कैसे लगेगा टैक्स। अब इस पे ना एक वर्किंग होगी, बोलो तो मैं एक आध करा दूं वर्किंग। पाकिस्तानी टैक्स ग्रीन से निकालेंगे, चलो मैं अलग से निकालूं। पाकिस्तान का टैक्स में अलग से निकालो, ये देखो, 1 2 3 4 5 प्री टैक्स कैश फ्लो है, ये रहे 7.9, ये रहे 3.3। इस पे टैक्स लगा लो, उस पे कन्वर्जन रेट भी लगेगा, क्योंकि पाकिस्तानी कैश फ्लो में कन्वर्ट हो चुका है, उस पे कन्वर्जन रेट भी लगेगा ना।
12.3, 12.1, 11.9, 11.6, ठीक है, बात समझ आ रही है? फिगर बता दें। ये जुबैर मैंने वर्किंग करा दी, चंदा क्लियर है जुबैर? ये प्री टैक्स कैश फ्लो, ये जिसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ हुआ, ये वाले कैश फ्लो, ठीक है ना, क्योंकि इसने बोला पाकिस्तान में डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दो। वेलकम जी, मुझे फिगर बता देंगे आप लोग यार? 5.83, थैंक यू वेरी मच। राउंड कर लेते हैं 1 डेसिमल प्लेस। 5.8, 8.4, 11.6, 11.6, 12.0, ठीक है, 12 एंड 12.4, ठीक है, ये मैं यूज कर लेता हूँ फिर। 5.8, 8.4, 7.6, 12, ठीक है जी। चलें जी, गेम अब हमारी तकरीबन एंड हो गई है। अब आपके कैश फ्लोज आ चुके हैं, हम आप डिस्काउंटिंग करने जाएंगे। यहाँ तक नेट प्रेजेंट वैल्यू करें या आप एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2875, 86.5, ये भी कैलकुलेट करते जाएं आप लोग प्लीज। 116.2 हो जाएगा आई गेस, और 165, 1653.8 if I'm not wrong, and 157.4, and last but not the least 69.3। देखिए देखते जाए, मैंने बगैर कैलकुलेटर के कर लिए क्योंकि फिगर इतने ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे। अगर आपने ये स्टंट नहीं करना, डिस्काउंट फैक्टर लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू, मगर ये 18.5 से नहीं करिएगा, बता दो। मैं समझता हूँ इसके 10 मार्क तो होने चाहिए ना 14 में से यार। ठीक है, एरर बच्चों ने क्या किया हम पढ़ते हैं। 9% बच्चा पास हुआ इस पेपर, इस सवाल में खाली। मेरी समझ नहीं काम कर रही, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था यार। ईमानदारी से बताएं, अभी तक जो हमने बातें की हैं इसमें डिफिकल्टी लेवल अब कितने परसेंट करते हैं? लेट्स से 100% मींस मोर डिफिकल्ट एंड 0% मींस नो डिफिकल्ट। तो आप इसमें डिफिकल्टी को कहाँ रेट दिया? 10 में से कर लेते हैं ना, 100 नहीं करते। 10 में से कितना डिफिकल्ट रेट करते हैं? 10 का मतलब बहुत डिफिकल्ट है और 0 मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं। तो आप क्या मार्क्स देंगे इसको अभी तक? 10 तो नहीं है ये, और 0 भी नहीं है ये, ठीक है, ओके। और बाकी लोग का क्या आ रहा है? आ रहे हैं कुछ आंसर। सीरियसली स्पीकिंग इसमें आप ईमानदारी से बताएं। असद बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लगता है, कुछ करीब करीब सही है। हमारा खान आपका अभी वही है जो असद ने बताया। कदीर शबीर, ये आपस की बातें है ये वही, मगर मैं उस एंगल से करा नहीं रहा। मैं क्यों हवा बनाऊं इस चीज को? जायवा बिल्कुल ठीक है, तस्नीम ठीक है, आई एग्री। देखें सीरियसली 7 से 8, 7 से 8 रिलीजियसली स्पीकिंग 7.5, 7, 8 मेरे हिसाब से। 10 नहीं है, 10, बल्कि नहीं सॉरी 7 से 8 भी, 7 मैं कहूँगा, 8 नहीं, क्योंकि डिफिकल्टी बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। सीरियसली स्पीकिंग ये इन्फ्लेशन रिलेशन की बातें कितनी दफा हम कर चुके हैं। हाँ, सिर्फ एक काम करना था, फोकस के साथ करना था, ध्यान से करना था, ध्यान से रेवेन्यू में ध्यान लगाना था कि इन्फ्लेशन अलग है और वॉल्यूम अलग है। वेरिएबल कॉस्ट में ध्यान लगाना था। एक्स्ट्रा टैक्स की वर्किंग बड़ी, हाँ ये टैक्स कैश फ्लो ये नहीं भी निकाल तो कोई मसला नहीं, एक्स्ट्रा टैक्स ही गलत आएगा ना ज्यादा, क्या मसला होगा? ठीक है, मेरे ख्याल से तो आई थिंक खैर चले जो भी है छोड़ें। अभी फिलहाल अच्छा डिस्काउंट फैक्टर में बात करना चाहूँगा, यहाँ तक नोट करने में बात करते हैं। तो डिस्काउंट फैक्टर ये कंप्लीट करते हैं जल्दी से बस यार। आई थिंक थोड़ा सा ये बस हमें और लगाना पड़ेगा इसमें टाइम, ये एंड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात? नोट कर लें प्लीज। वो कल की क्लास नहीं हुई थी ना, समझो मैं आज कवर कर रहा हूँ कल की क्लास तुम लोगों के लिए। हाँ हाँ, मैं क्या करूँ? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ी आफियत रखी है रमजान में अभी तक। मुझे वरना हो रहा था कि रमजान में हम क्लास कैसे कंडक्ट करेंगे यार। मैं भी रोजे से होऊंगा, आप भी रोजे से होंगे, मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने आफियत से करा दी क्लासेस, जो प्लान में थी, ये एक्स्ट्रा वाली है। खैर, नोट कर लिया आपने, तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा।
अच्छा जी, डिस्काउंट फैक्टर हमने डिसाइड कर लिया है कि डायरेक्टली सवाल में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, मगर हमें इसको एपीवी से करना है। अगर हम एपीवी से करना चाहते हैं, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले बेस केस एनपीवी आती है, एनपीवी डिस्काउंटेड एट केई ऑफ अनगेट कम, यही यही था, इसी बहाने रिवीजन हो रहा है। केपीवी रिवाइज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, फॉरेक्स रिवाइज हो रहा है, ठीक है ना, इसी सवाल पे। इस तरह के एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पे आजकल काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम बहुत करीब हैं फर्स्ट क्लास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग स्टडी पे, जो कि बहुत अच्छे कैटर हो जाएंगे इस बार अगर हम न्यू डेट को के एंगल से देखें तो। ठीक है जी, बात समझ आई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंसिंग स्टडी पे, सही है। अच्छा, तो ये आ जाएगा एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, एक तो ये बात हो गई, सही है, मुझे ये बताएं कि ये जो आपको सवाल में वैक दिया हुआ है, एक फॉर्मूला होता है एमएम ज्योरी का, याद है किसी को? वैक ऑफ गियर्ड इज इक्वल टू वैक ऑफ एन गियर्ड इंटू वन माइनस डी टी अपॉन ई प्लस डी। एपीवी तो एमएम का फॉलोअर है ना, याद है, एमएम एमएम थ्योरी का फॉलोअर होता है। जो एपीवी है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, वो लेटेस्ट टेक्निक है ना, एमएम का फॉलोअर है। हाँ 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 बिल्कुल। तो आपको वैक गियर्ड का दिया हुआ है क्या? एग्री करेंगे, 18.5 दिया हुआ है, तो वैक ऑफ वन गियर्ड निकाल लें। डीटी वो कह रहे हैं ना, परसेंट ही बता रहा है, 25% है। ये देखें, मलिक का वो कह रहे हैं 25% है। देखें, मिला आपको? तो डी 25% है। अच्छा, ये पाकिस्तान के एंगल से बात हो रही है, ये पाकिस्तान के एंगल से बात हो रही है, सही है। तो पाकिस्तान का टैक्स रेट लगेगा ना, वैसे भी टैक्स 29 ही पड़ गया, 23 अलग लगा, 6 अलग लगा, वैसे भी 29 ही हो गया ना यार। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 23 अलग लगा, 6 अलग लगा, तो वैसे भी 29 हो गया। तो 25 प्लस इंटू 0.29 डिवाइड बाय, हाँ, ई प्लस डी, ठीक है ना, तो वो तो 100 ही बनेगा। तो वैक निकाल लें, अनगियर्ड का कितना आ रहा है वैक? कैलकुलेशन करें ना प्लीज, ये कैलकुलेशन करना तो आसान है। मैं भी कर लेता हूँ, चल आपके लिए, और बोले। और इसका कॉन्सेप्ट हम उसमें देख चुके हैं, हाँ? क्या कहते हैं, किसमें देख चुके हैं हम ये ऑलरेडी? एबीवी में देख चुके हैं, 19.95, 19.95 आ रहा है। एग्री करेंगे? तो क्या मैं कह रहा हूँ कि वैक ऑफ अनगियर्ड फिजिकल टू के ऑफ अनगियर्ड, यही होता है ना, मतलब भाई जब 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 गियरिंग ही नहीं है उसमें, जब जब गियरिंग ही नहीं है उसमें, जब डेट ही नहीं है इसमें, जब अनगियर्ड का मतलब ही यही है, अनगियर्ड का मतलब है नो डेट। तो वैक इजिकल टू के ही हो जाता है, याद है? तो भाई जब डेट ही खत्म हो गया, तो वैक और के ही बराबर नहीं हो जाते थे? क्या ख्याल है जी? बाकी लोगों को बात समझ आ रही है भाई, हम क्या कह रहे हैं आपसे? ये लास्ट अटेम्प्ट में सवाल आया है दिसंबर 2022, ज्यादा पुरानी बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब मैं वापस यही कहूंगा कि यार थोड़ा हार्श हो गया एग्जामिनर इस बार, क्योंकि एग्जामिनर ने नाम नहीं लिया बीबी का, नाम नहीं लिया।
नाम लिए बगैर उसने एक्सपेक्ट किया कि आप पिक करो। तो डिवाइड बाय 1.2 डिवाइड बाय 1.2 स्क्वायर डिवाइड बाय 1.2 क्यूब 1.2 की पावर 4 1.2 की पावर 5। चले जी गेम खत्म करें, बस बहुत हो गया। 72.1 116.2 डिवाइड बाय 1.2 स्क्वायर 1.2 स्क्वायर इट्स 80.7। ठीक है 153.8। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कैलकुलेटर हमें जाहिर सी बात है। 89 97.4 डिवाइड बाय 1.2 की पावर 4 75.9। सही है जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा आई कैप से हमारा आंसर हो सकता है आगे पीछे हो। अरे भाई मिस्टर कैलकुलेटर मिस्टर कैलकुलेटर 69.4 डिवाइड बाय 1.2 की पावर 5 2559.7 1.2 की पावर 5। देखिए टर्मिनल वैल्यू को अलग से भी लिख सकते हैं, मगर टर्मिनल वैल्यू एयर 5 पे उसको डिस्काउंट तो करना पड़ता है ना। टर्मिनल वैल्यू जो है ये दो फिगर आप चाहें तो अलग से भी ले लें, आप इसको नॉर्मल कैश फ्लो का पार्ट ना बनाए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर नहीं यहाँ क्यों ले लिया, तो भाई कोई बात नहीं, अब नहीं लो यहाँ से छोड़ दो, बाद में अलग से ले लीजिएगा, मगर उसको भी डिस्काउंट तो करना पड़ेगा। ठीक है थैंक यू, सही है जाहिर भाई, यही आ रहा है। अब जरा बेस केस एनपी भी निकाल लीजिए। 2875 माइनस में है 72.1 प्लस 80.7 89 75.9 2559.7 2.4। इतनी छोटी एनपीवी आ रही। 2.4 प्लस में आ रही, चलिए अच्छी बात है। कोई बात नहीं, आई कैप भी कुछ और आ रही होगी अगर, तो मसला नहीं है। ये 72.1 ये दीवार है दीवार, 172 नहीं है, खाली 70। ठीक है जी, वेस्ट के एनपीवी समझ आ गई। किसी का कोई सवाल है या कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए भाई, पूछ लीजिए। चलें गेम को खत्म करते हैं, बहुत हो गई बात, बहुत हो गई बात इस पे। बेस के एनपीवी 2.4 है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल साइड इफेक्ट निकाल लेते हैं, तो नोट कर लें जल्दी से प्लीज। ये तो आप कर ही लोगे ना, डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग में क्या रखा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल साइड इफेक्ट देख लें, खुद ही बात है, रुपीज में आ रहा है। ठीक है जी, इसमें बताएं क्या आता था यार, बताएं क्या आता था। डिस्काउंटिंग किस पे करते हैं, केडी पे करेंगे। केडी कितना है, लोन का रेट 9 है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इशू कॉस्ट टैक्स सेविंग वगैरह 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 वगैरह। नया लोन लिया था आपने, पैराग्राफ चेंज होने की वजह से गेम चेंज हुई थी। 9% पे काम करें, केडी पे करते थे, आरएफ पे नहीं करते थे, केडी पे करते थे, आरएफ पे नहीं करते थे, केडी पे करते थे, याद है केडी पे। आरएफ पे मजबूरी में करवाया था एक आध दफा खाली मैंने। ठीक है तो निकाल लो यार प्लीज जल्दी से, गेम खत्म करें यार। इंटरेस्ट एन्युटी फैक्टर 1 से 5 1 माइनस 1.09 की पावर। यही करते हैं। -5 3.889 3.89 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट सेविंग
कितने का लोन है? 2375 का लोन है ना मेरे ख्याल से, 2375 का लोन है और इशू कॉस्ट 2% है। 2875, सॉरी 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 2875, ये रट, इशू कॉस्ट 2% है। इंटू 0.29, 2919.4। ठीक है जी, ये आ गया। वो सॉरी, एक ज़्यादा हो गया मेरे पास। 291.9 लेस इशू कॉस्ट, ग्रॉस अप वाली इशू कॉस्ट नहीं आएगी। 57.5, ये इशू कॉस्ट आ गई आपके पास। टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट। अच्छा, ये टैक्स सेविंग ईयर 0 में मिलेगी, ईयर 1 में मिलेगी? इशू कॉस्ट है, फिर टैक्स सेविंग मिलेगी ईयर 1 पे, तो डिवाइड बाय 1.2 कर दें। काउंट किया हमने, कितनी आ रही है? इंटू 0.29 डिवाइड बाय 1.2, 13.896, 13.9 कर लें। चलें जी, कितना बन गया? 248.3। यहाँ तक बात समझ आती है? 248.3 ऐड कर लें। तो 2.4, 250.7। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का, ये कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ठीक है जी, नोट कर लें प्लीज। हाँ हाँ, 9% होगा। अच्छा, एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ डिस्काउंट इशू कॉस्ट में 9% होगा। ये 20% कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, 9% होगा भाई। दीपक साहब, ये तो बात हुई थी हमारी। हाँ हाँ, 9% होगा। क्या हुआ? 15.3, ये कुछ और आ रहा है क्या? 15.3 है। नहीं नहीं, 20% कहाँ था? 20% भी तो था कहीं। 20% कहाँ था यार? 20% देखा तो था अभी हमने यार। 20% कहीं देखा है हमने? कहाँ देखा है? अच्छा, वो ओ क्राइम हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा। वैग नहीं, के ही था भाई वो। हाँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये तो के ही था ना। नहीं 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 भाई, ये 9%, ये सही, ये कौन सा खराब हो जाएगा भाई? ठीक है, नहीं 15.3 है बिल्कुल। भाई वो तो फाइनल साइड इफेक्ट तो सारे एक ही रेट पे होते हैं ना, चाहे इशू कॉल उसकी भी होती ना। हाँ नहीं नहीं, ये 20% गलत लिया हुआ है, सॉरी, अपॉलजीज फ्रॉम माय साइड यार, सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट यार। 249.7 इज द राइट आंसर ओवर हियर, एंड 249.7 इज द राइट आंसर ओवर हियर। थैंक यू दीपक, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल, कल पे हमारी बड़ी बात हुई है। आपकी क्वेरी जो थी, मुझे याद आ गया, आपने सवाल किया था। और वो हालांकि इशू कॉल इक्विटी की थी, ये तो फिर भी डेट की है, ये फिर भी डेट। ठीक है जी, चलें जी, नोट कर ले, लाइव क्लास का ये फायदा होता है, वरना मैं, पता चला अपनी धुन में मस्त हूँ। अब ये देखे ना, ये गलती हो जाती, खामा खामा ब्लेंडर हो जाता, आपका तो कौन से बिगड़ जाता। तो लाइव क्लास की अपनी इंपॉर्टेंस है यार। अब क्या करें, माहौल चेंज हो गया है, लाइव क्लास में स्टूडेंट आने को तैयार नहीं है, हम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं बीइंग अ टीचर के, यार देखो माशाल्लाह ग्रुप में कितने लोग हैं और लाइव में कितने लोग आते हैं। मगर लाइव क्लास का अपना एक फायदा है यार।
अब मसला ये ना कि जब तक तुम लोग आओगे तब तक लाइव क्लास होगी, कोई आएगा ही नहीं तो लाइव क्लास कैसे होगी? अकेले तो मैं लाइव नहीं कर सकता। बट खैर, आई रियली अप्रिशिएट यार जो थ्रू आउट द सेशन लोग आए लाइव में। आई रियली अप्रिशिएट, बहुत सारे लोग हैं जो, मुझे आइडिया है मेजोरिटी लाइव क्लासेस उन्होंने अटेंड की हैं। स्पेशली फॉरेक्स का जब से एरिया शुरू हुआ तब से तो बहुत सारे लोग माशाल्लाह वापस कनेक्ट हुए हैं। फॉरेक्स से पहले ऑन एंड ऑफ रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, बट मेजोरिटी ऐसी है जो रिकॉर्डेड से रेफर करी है और वो हंस रही है अभी, बोला हाँ, हम रिकॉर्डेड में खुश हैं। खैर, ये आपको थैंक्स बोलना चाहिए इन लोगों को जो लाइव में आ रहे हैं। सीरियसली देखें ना, अब ये गलती अगर नहीं पकड़ी जाती तो कौन से बिगड़ जाना था। ये पीछे भी एक आध कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, क्या हुआ था, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक थी, पता नहीं इस सवाल में था कि सवाल था। खैर, चलो अच्छा, नोट कर लिया आपने भाई, ये पार्ट हुआ कि बी और सी पे डिस्कस करके फिर क्लास एंड करते हैं। मुझे पता है क्लास लंबी हो गई है मगर क्या करें। मुझे याद पड़ा है मैंने कुछ थ्योरी पे बात की थी जब वो वाला लेक्चर सेशन हुआ था हमारा, रिफ्रेशर का सेशन हुआ था। चलो उसको जल्दी से देख लेते हैं, मेरे पास गेम खत्म करते हैं, जल्दी नोट कर लेते हैं। अच्छा, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कुछ बातें ओरली। आई थिंक अभी कुछ लोगों का फॉरेन अवेलेबल कवर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या मसला है? एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या मसला है बताते जाएं, क्या इशू है? फॉरेन कंट्री रिस्क नॉट, फॉरेन कंट्री रिस्क नॉट इनकॉर्पोरेटेड, एक कॉन्सेप्ट होता है कंट्री रिस्क प्रीमियम का। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट रियल में आएगा, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट रियल आई थिंक पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको परेशानी होगी। कंट्री रिस्क प्रीमियम नॉट should be, country risk premium should be applied, इसका एक फॉर्मूला होता है, मेंशन फॉर्मूला इन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंट्री रिस्क प्रीमियम। ठीक है जी। और और क्या मसला है इसमें? डिफरेंट बिजनेस, so different business, so beta may change resulting in change in, एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? और एग्जिस्टिंग बैक में क्या मसला है? डेट फाइनेंस इज यूज विच मे चेंजेस फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो सकता है, याद आ रहा है बीटा के अंदर दो इंग्रेडिएंट होते हैं, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, किसी को याद आ रही है ये बातें? बीटा के अंदर दो चीजें होती हैं, डेट फाइनेंस यूज विच में चेंजेस फाइनेंशियल रिस्क एनहेंस। कंट्री रिस्क प्रीमियम पे ज्यादा बात है, कंट्री रिस्क प्रीमियम अगेन जो इन्वेस्टमेंट बिल पढ़ लेंगे तो वहां पे बात आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल बातें आप कर लें। बाकी थ्योरी में मैं सोच रहा हूँ एक अलग से सेशन भी कंडक्ट करूँ इंशाल्लाह। कुछ टाइम में थ्योरी में मैं चाह रहा हूँ कि थ्योरी का एक सेशन अलग से भी कंडक्ट किया जाए जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थ्योरी के डिस्कस कर लें। अलहमदिल्ला मैं चूंकि सीपीएफ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसमें थ्योरेटिकल एलिमेंट है, एमएफए पढ़ा रहा हूँ उसमें भी थ्योरेटिकल एलिमेंट है, एमएसए 2 भी पढ़ा रहा हूँ, वो तो है ही बीएफडी की थ्योरी समझे, वहाँ बीएफडी की कैलकुलेशन इतनी नहीं आती। तो इंशाल्लाह थ्योरी कैसे डील करनी है उसका मैं सोच रहा हूँ डेडिकेटेड सेशन कर दिया जाए ताकि सबको आइडिया हो जाए इंशाल्लाह। सही ना कि मेरा अपना जो दूसरे पेपर्स थ्योरेटिकल पेपर पढ़ाने का तजुर्बा रहा है मतलब काफ़ी टाइम से, 2021 से मैं एमएसए 2 पढ़ा रहा हूँ, फिर नई स्कीम जब से आई कैप 6 पढ़ा रहा हूँ, अभी एसपीएम भी कुछ टाइम से शुरू कर दिया है, तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, मैंने अभी वॉइस नोट भी शेयर किया था काफ़ी ग्रुप्स में, तो थ्योरी को डील कैसे करना चाहिए। बाकी इस पर मैं सोच रहा हूँ एक सेशन भी कर लें, जो थ्योरी के सवाल है ना वो हम क्लास में डिस्कस भी कर लें। ठीक है, चलें यहीं तक रखेंगे जी। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल फरमाए। और मैं समझता हूँ कि बड़ा जिसे कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट था यार ये सेशन। अच्छा, एक एक चीज़ रह गई, सॉरी, जाने से पहले यार एक चीज़ कर लेना, देखें ये एग्जामिनर ने कुछ हमारे लिए रखा हुआ है, 9% बच्चा पास हुआ है इसमें यार। मतलब मैं थोड़ा हैरान हुआ हूँ, मैं मतलब इट वॉज माइंड ब्लोइंग कि वाई ओनली जिससे कहते हैं 9% बच्चा पास। इन्फ्लेशन वॉज नॉट करेक्टली अप्लाइड, यार क्या अब हम पेपर में इन्फ्लेशन को सही टैकल कर लेंगे? मेरी बात समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? वो कह रहे हैं इन्फ्लेशन वॉज नॉट करेक्टली अप्लाइड।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी हमारे मसला नहीं आएगा। अच्छा तस्नीम, इस पर 1 मिनट पहले इस पर बात कर लें हम, वो तो मुझे आप इनबॉक्स भी कर सकते हो। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट 40% कंप्यूट करनी थी रेवेन्यू के, और इन्फ्लेशन और 40% रेवेन्यू कंप्यूटेड रेवेन्यू फिगर डिस्पाइट द फैक्ट दैट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर वेरिएबल कॉस्ट वर डिफरेंट फ्रॉम द रेट दैट अप्लाइज टू रेवेन्यू। आपने लोगों ने जो है रेवेन्यू का 40% ले लिया डायरेक्ट, यानी कि लोगों ने क्या किया, लोगों ने जिंदगी आसान की अपनी। कैसे जिंदगी आसान की, देखिएगा कि लोगों ने कहा जी एक काम करते हैं कि ये जो सेल आ गई है डायरेक्ट इसका 40% ले लेते हैं, इसमें क्या गलती हो रही है, अगर आप डायरेक्ट इसका 40% ले लेंगे। ऐसा सवाल मैंने विंटर 14 का मुझे अच्छी इतना याद है, ZC के नाम से, ZCL के नाम से सवाल आएगा। आपको याद है एक सवाल है विंटर 14 का शायद ZCL के नाम से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें उसने मटेरियल कॉस्ट बिल्कुल सीखना जो है अलग से बोला हुआ है कि यार ये ऐसे होगा वैसे होगा। आई डोंट नो कि आप रिकॉल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल शुरू में मैं दूसरा तीसरा सवाल कराता हूँ, बिल्कुल दूसरा तीसरा सवाल होता है वो हमारा, जिसमें वो कहता है कि यार क्या कहते हैं वो डिफरेंशियल 2,40,000 यूनिट पे काम करना होता है, 5,40,000 यूनिट और 3 लाख यूनिट ढूंढना ढूंढना तो नहीं पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस पे क्या मसला हो जाएगा मुझे बताते हो, इस पे क्या मसला हो जाएगा। तो मसला ये हो जाएगा कि यार इस पे इन्फ्लेशन ऑलरेडी लगा हुआ है सेल वाला, इस पे सेल वाला इन्फ्लेशन लगा हुआ है, वही कॉस्ट पे लग जाएगा। हालांकि कॉस्ट का इन्फ्लेशन रेट अलग है, कॉस्ट का 8% है, सेल का इन्फ्लेशन रेट अलग है, तो सेल वाला इन्फ्लेशन रेट अप्लाई हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट 40% कर दोगे। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग। दूसरा इसमें कह रहा है कि भाई ये भी मेरे ख्याल से पेपर में आप नहीं करोगे गलती, टर्मिनल वैल्यू इज कंप्यूटेड यूजिंग पोस्ट टैक्स कैश फ्लो। भाई मेरा दिल कहता है पोस्ट टैक्स, तो मेरे दिल की नहीं चलेगी ना वहां पे यार। आप मेरी बात समझे, मेरे दिल की थोड़ी चलेगी, प्री टैक्स बोल रहे तो प्री टैक्स निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन एड बैक करना पड़ेगा। अगर आपने डेप्रिसिएशन माइनस करके निकाला हुआ है जो कि मेजॉरिटी ने निकाला होगा कोई बात नहीं, आप एड बैक कर दो यार, कोई मसला है क्या, प्री टैक्स करने में कोई मसला है क्या, कैश फ्लो बनाने में कोई मसला है क्या। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा एरर था जो मैं समझता हूँ लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड, नहीं कहता टेकन फॉर ग्रांटेड, हाँ यार देखो कोई बात नहीं है देखा जाएगा। एक्सचेंज रेट जो है वो कंप्यूट सही नहीं किया यार, ये तो क्राइम हो जाएगा इस लेवल पे, अगर आप एक्सचेंज रेट सही नहीं कैलकुलेट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है। इन्वेस्टमेंट बिल वाज डन यूजिंग एनपीवी मेथड इंस्टेड, अच्छा ये थोड़ा सा यार मैं समझता हूँ टेक्निकल पॉइंट था। Investment bill was done using NPV method instead of APV method. Examinees were unable to pick that since Malik is investing in a different market where business risk and ये क्या बातें कर रहे हैं, डिफरेंट बिजनेस रिस्क एंड डिफरेंट फाइनेंशियल रिस्क का डिफरेंट, जो मैंने सेकंड पार्ट में बात की, देयरफॉर एबीवी मेथड इज मोर रिकमेंडेड। ड्यू टू दिस कंप्यूटेशन ऑफ फॉलोइंग आइटम वाज मिस्ड। आपने अनगेट वैट नहीं निकाला इसी वजह से आपने फाइनेंशियल साइड इफेक्ट नहीं निकाले, इसी वजह से इशू कॉस्ट रह गई, इसी वजह से इशू कॉस्ट की टैक्स सेविंग रह गई, इसी वजह से एबीवी नहीं निकली। तो मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों एग्जामिनर ने ना बहुत बुरा मान गया है, और शायद इस वजह से रिजल्ट बहुत खराब आया है। मेरे लिए 24% डाइजेस्ट करना आसान नहीं था, अगर मुझे इसकी बहुत बड़ी वजह ये नजर आ रही है कि एग्जामिनर ने पीनलाइज किया बहुत, छोटी छोटी चीज़ों को उसने बख्शा नहीं है। ये देखने को छोटी छोटी बातें, इन्फ्लेशन अप्लाई करना, वेरिएबल कॉस्ट पे 40% लगाना, टर्मिनल वैल्यू में पोस्ट टैक्स ले लेना, प्री टैक्स की जगह पोस्ट टैक्स ले लेना, ये दिखने को छोटी छोटी बातें, मगर एग्जामिनर ने पीनलाइज किया। मुझे ऐसा लगता है एग्जामिनर ने पीनलाइज किया। जो जो स्टूडेंट मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर हमने बहुत अच्छा पेपर किया है और अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, उनको ये देखना चाहिए क्वेश्चन 1। आप में से कोई ऐसा है जिसने क्वेश्चन 1, आप मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लाइव क्लास में जो लोग अभी थोड़े रह गए हैं ये बताएं, आप में से कोई ऐसा है जिसने ये पेपर एक्चुअली पेपर में आई कैप में सॉल्व किया हो। मैं नाम नहीं लूंगा, मगर आप चाहें बताना चाहें तो मुझे बता सकते हैं, कोई आप में से अगर कोई ऐसा हो जिसने ऑलरेडी पेपर में, ठीक है। तो क्या हुआ था ये कैसा हुआ था सवाल, इसमें कितने मार्क आए होंगे 25 में से आपके? उठे होंगे, 10 आए होंगे, समझ ही नहीं आया था। अरे तो आज समझ आया है वैसे, सीरियसली स्पीकिंग 5-6 मार्क्स आए होंगे, इसलिए आई कैप सही नहीं कह रहा है, झूठ नहीं बोला आई कैप। अभी आज समझ आ गया है, आज क्या लगता है आज देख के कि ये अब हो जाएगा पेपर में इस तरह का सवाल करने लायक था। नाम नहीं ले रहा मैं आपका ऑब्वियसली, और भी कोई डिस्कस करना चाहे तो कर सकता है यार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पेपर सिनेरियो, पेपर पहने की एक अलग चीज, पेपर की जैसे कहते हैं ना कि सिचुएशन ही अलग होती है। पेपर की सिचुएशन ऐसी होती है कि आप अच्छा अच्छा बंदा घबरा जाए, ठीक है ना। चले खैर, थैंक यू वेरी मच जी, यहीं तक रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। बाकी देखें मैंने ये सवाल वन नोट पर कराया है, इस पेपर के कुछ सवाल आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे, मिक्स एंड मैच है, सॉफ्टवेयर भी चलाना आना चाहिए, तो कुछ मैं सॉफ्टवेयर पे ये नहीं कि आप दिल छोटा कर लें किसी आज संडे सॉफ्टवेयर पे करा दिया, भाई सॉफ्टवेयर भी यूज करना आना चाहिए, कोई मसला नहीं है। असल चीज़ ये है कि आप कॉन्सेप्ट लेके जाएं, अप्रोच लेके जाएं, ठीक है। चलें यार, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। उम्मीद है आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रही होगी, थोड़ी सी बड़ी हो गई क्लास बट खैर हो गई यार, यूजफुल क्लास थी। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह 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 आपसे मुलाकात होती है जल्द। प्लीज़ यार दुआ में यार ज़रूर याद रखिएगा। और मैं
समझता हूँ कि यार आखिरी बात है, और हर किसी को मैं ये कहूँगा कि यार आप लोग अपने लिए भी दुआ करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों के लिए और तमाम लोग जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी दुआ करें। पता नहीं ये दुआ किसकी जो है ना वो किसके हाथ में कबूल हो जाए, ठीक है ना, पता नहीं किसकी दुआ किसके हाथ में कबूल हो, ठीक है ना। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से एक मैसेज है आपको, और मैं पहले ही बता चुका हूँ दुआ ज़रूर कबूल होती है। इसमें मुझे एक वीडियो भी शेयर करना है आप लोगों से कि दुआ की कबूलियत के तरीक़ेकार क्या क्या है। ठीक है, चले, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खुदा हाफिज़।